ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 341। झुओ यिक्सियन, क्या तुम मरना चाहती हो? जब ली वानर कमरे में आई तो उसने वांग बाओले की चिल्लाने वाली आवाज़ सुनी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जब वह कमरे में आई तो झुओ यिक्सियन ने तुरंत मुड़कर उसका अभिवादन किया। नमस्कार मंत्री ली। झुओ यिक्सियन अपने वरिष्ठ को देखकर और भी उत्साहित हो गया। वह हमेशा से गुप्त रूप से और अपने दम पर जांच कर रहा था। एक बार जब वह इस बड़े मामले को सुलझा लेता तो इसका कुछ हिस्सा निश्चित रूप से ली वानर को जाता, लेकिन फिर भी उसका हिस्सा बड़ा ही होता। उसका इस मामले को गुप्त रखने का कोई इरादा नहीं था। वांग बाओले से पूछताछ करने जाने से पहले उसने ली वानर को एक वॉयस ट्रांसमिशन भेजा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह व्यक्तिगत रूप से सामने आएगी। उसने अभी अभी कुछ सवाल पूछना शुरू किया था। इससे पता चलता है कि वह इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है। मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए निश्चित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। झुओ यिक्सियन ने जितना ज़्यादा इस बारे में सोचा उतना ही ज़्यादा उत्साहित हुआ। उसे अपने तर्क और अनुमानों पर अडिगता का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसे अपने वरिष्ठ के सामने खुद को कैसे पेश करना चाहिए। उसने मुड़कर वांग बाओले को एक ठंडी निगाह से देखा। वांग बाओले, ऐसा लगता है कि हमें तुम्हें पीटना होगा, तभी तुम बोलोगे। वांग बाओले ने यह सुनते ही अचानक अपना सिर उठाया। उसने झुओ यिक्सियन को गुस्से से देखा और चिल्लाया, मैं फेडरेशन के 100 अंकुरों में से एक हूँ। दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी का डीन हूँ। मैं सेकेंडरी रैंक 4 नोबल हूँ। मैं सोअरिंग क्लाउड स्टूडेंट प्लाटून का संस्थापक भी हूँ, जिसका नाम गवर्नर ने खुद रखा है। मैंने ब्लड केव में दर्जनों लोगों को बचाया। झुओ यिक्सियन, तुम मुझ पर अत्याचार करने की हिम्मत करोगे? वांग बाओले की चीखें सुनकर ली वान र के चेहरे पर उदासी छा गई। उसके अंदर निराशा उबल रही थी। इस दौरान वह दूसरे मिशनों में व्यस्त थी और उसकी खुद की साधना एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई थी। यही कारण था कि वह कॉलोनी अनुशासनात्मक आदेश पर उतना समय और ध्यान नहीं दे रही थी, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान निरीक्षण हुआ। जब से उसे झुओ यिक्सियन की आवाज़ मिली थी तब से वह शांत नहीं बैठ पा रही थी। वह भागी हुई आई थी, उसके अंदर क्रोध जल रहा था। उसने झुओ यिक्सियन को ठंडी नज़र से देखा। उसने शुरू में उसके व्यवहार और काम करने के तरीके को स्वीकार किया था। वे भावनाएं धीरे धीरे झुंझलाहट और जलन में बदल रही थीं। वांग बाओले ली वान एर को देख रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने इसे डायल करने का फैसला किया और फिर से चिल्लाया, झुओ यिक्सियन, मुझसे कुछ भी निकलवाने की कोशिश मत करो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, चाहे तुम कुछ भी करो। भले ही मुझे कोई अंग या शरीर का कोई हिस्सा खोना पड़े, तुम मुझे बोलने के लिए मजबूर नहीं कर पाओगे। झुओ यिक्सियन गुस्से में था। ये सिर्फ वांग बाओले से कुछ भी जानने की कठिनाई नहीं थी, ये भी था कि वांग बाओले ने अपने वरिष्ठ की मौजूदगी में उस पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे की। ली वान र वाकई दुखी दिख रही थी और उससे नाराज लग रही थी। इससे झुओ यिक्सियन और भी क्रोधित हो गया। उसने खुद को उसके सामने दिखाने की योजना बनाई थी। उसने फिर से वांग बाओले के सामने मेज पटक दी। कमरे में जोरदार धमाका हुआ। बोलते समय उसकी आवाज़ में हिंसा और क्रूरता की धमकी थी। वांग बाओले, मुझे परवाह नहीं है कि तुम 100 पौधों में से एक हो या सेकेंडरी रैंक 4 नोबल। तुम कॉलोनी अनुशासन आदेश के सामने कुछ भी नहीं हो। तुम बात करने जा रहे हो, चाहे तुम चाहो या नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, जब से मैं झुओ यिक्सियन कॉलोनी अनुशासन आदेश में तैनात हुआ हूं, तब से ऐसा कोई मुंह नहीं है जिसे मैंने खोलकर न बोला हो। तुम्हें छिपने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तुम खून के रंग की धुंध और हवाओं वाली रात को मार्टियन सिटी में नहीं थे। मेरे पास इसका निर्विवाद सबूत है। मुझे ये भी पता है कि तुम उस रात कहाँ थे, और मैं पता लगाऊंगा कि तुम किससे मिले और तुमने उस रात क्या किया। झुओ यिक्सियन के शब्दों के पीछे की ताकत बढ़ती गई। जैसे जैसे वह बोलता गया, वांग बाओले पर दबाव बढ़ता गया। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या किया। वांग बाओले ने झुओ यिक्सियन की बात सुनी और ली वानर के चेहरे पर बढ़ती नाखुशी देखी। उसने घबराया हुआ दिखने की कोशिश की, जैसे उसका दिल तेजी से धड़क रहा हो। उसने खर्राटे लिए और फिर बात करना बंद कर दिया। झुओ यिक्सियन ने ली वानर के खराब मूड को भी महसूस किया। हालांकि उसने इसका कारण स्पष्ट रूप से गलत समझा। उसे लगा कि वह इस बात से नाराज है कि वह वांग बाओले से बात करने में कैसे विफल रहा। वह घबराने लगा। वह जानता था कि यातना सिर्फ एक खोखली धमकी थी। जब तक उसके पास ठोस सबूत और आवश्यक मंजूरी नहीं होगी, वह यातना देने में सक्षम नहीं होगा। वांग बाओले जिद्दी बने रहे और ली वान एर स्पष्ट रूप से बुरे मूड में थे। झुओ यिक्सियन ने अपने दांत पीस लिए। उन्हें पता था कि समाधान वांग बाओले के संकल्प और भावना को कमजोर करना था। उन्होंने फिर से मेज पटक दी। वांग बाओले, तुम जिद्दी बने रह सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैंने इस कमरे में आने से पहले ही 10 टीमें, कुल 300 लोग, दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी में भेज दी हैं। वे तुम्हारे कमरे और पूरे स्कूल की तलाशी लेंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम उस रात जो कुछ भी किया उसे पूरी तरह से छिपा पाओगे।
मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हारा एक साथी है। तुम्हारा साथी ही वह था जिसने उस रात के तुम्हारे सारे रिकॉर्ड मिटाने में तुम्हारी मदद की थी। वांग बाओले, तुम्हारे साथी के पास कुछ कौशल है, लेकिन चाहे वह कितना भी कुशल क्यों न हो, पूरी तरह से मिटाने जैसी कोई चीज़ नहीं है। तुम्हारे और तुम्हारे साथी का रक्त रंग की धुंध और हवाओं और अजीबोगरीब गांवों के देखने में कुछ न कुछ हाथ जरूर है। झुओ यिक्सियन ने उपहास किया। उसने वांग बाओले के चेहरे पर भावनाओं की झलक देखी। वह घबराया हुआ लग रहा था। झुओ यिक्सियन की आंखें चमक उठीं और वह घबराकर ली वान र की ओर मुड़ा। ऐसा लग सकता है कि उसके शब्द वांग बाओले के लिए थे, लेकिन वे वास्तव में ली वान र के लिए थे। वह उसके सामने अपनी योग्यता साबित करना चाहता था। वह चाहता था कि उसे पता चले कि उसने कितनी मेहनत की है। उसने ली वान र पर एक नज़र डाली। उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह क्रोध से भरी हुई थी और फटने वाली थी। झुओ यिक्सियन अंदर से कांप उठा। उसने सोचा कि क्या वह सोच रही थी कि इतने सारे लोगों को खोज पर भेजने के बाद भी उसके पास कुछ भी दिखाने के लिए नहीं था, इसलिए वह कितना अक्षम था। झुओ यिक्सियन में घबराहट भर गई। उसके सामने एकदम सही केस था। वह इसे बर्बाद नहीं करने वाला था। उसने फैसला किया कि उसे थोड़ा और काम करना होगा और वांग बाओले की हिम्मत तोड़ना जारी रखना होगा। तभी अचानक उसकी आवाज़ संचारण रिंग में कंपन हुआ। झुओ यिक्सियन ने उस पर नज़र डाली और तुरंत खुशी से भर गया। उसने तुरंत उसे चालू किया और एक बूढ़ी वृद्ध आवाज़ गूंजी। युवा गुरु, आपने जो कार्य करने का अनुरोध किया था वह पूरा हो गया है। मिटाया गया वीडियो खंड आपको भेज दिया गया है। आवाज़ गूंजने पर ली वान र की आंखें चौड़ी हो गईं। वांग बाओले भी सदमे में जम गए। झुओ यिक्सियन ने अपना चेहरा छत की ओर उठाया और पागलों की तरह हंसने लगा। वह खुशी से पागल हो गया और अपनी उत्तेजना और उल्लास को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने तुरंत बहाल वीडियो क्लिप चलाया जो कमरे में सभी को भेजा गया था। उसकी आवाज़ संचारण रिंग ने तुरंत कमरे में एक स्क्रीन प्रोजेक्ट की। एक छवि बनी। ये शहर के बाहर विधर्मी साधक की गुफा थी। छवि में वांग बाओले का बड़ा चेहरा दिखाई दिया। वह उत्सुकता से आसपास के वातावरण का अध्ययन कर रहा था। उस दृश्य को देखकर सभी की पुतलियां सिकुड़ गईं। उनकी साधना में उथल पुथल मच गई। उन्होंने तुरंत वांग बाओले पर नज़र डाली, जो कमरे में उलझन में बैठा था। वे उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वह उनका सबसे बड़ा दुश्मन हो। उनकी अचानक दुश्मनी स्पष्ट रूप से वीडियो में वांग बाओले की उपस्थिति के कारण थी। वांग बाओले, तुम्हें लगता है कि कोई नहीं जानता कि तुम उस रात कहाँ थे। तुम शहर के बाहर विधर्मी साधक के गुप्त कमरे में थे। तुम्हारे साथी ने किसी तरह रिकॉर्डिंग मिटा दी, लेकिन मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी और रिकॉर्डिंग को पुनर्स्थापित करने के लिए अपने परिवार के कबीले के संसाधनों का भी इस्तेमाल किया। इसे देखो, क्या वह तुम नहीं हो? वांग बाओले, तुम एक गुप्त कमरे में प्रकट हुए जिसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए थी। तुम वहां थे जब रक्त के रंग का कोहरा और हवाएं दिखाई दीं। अब तुम्हारे लिए कुछ भी कहना बहुत देर हो चुकी है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि तुम एक विधर्मी साधक हो। तुमने उस साजिश में हिस्सा लिया जिसके कारण रक्त के रंग का कोहरा और हवाएं आईं। तुम्हारा साथी निश्चित रूप से वीडियो में दिखाई देगा। देखो, तुम्हारा साथी वहां है। चलो देखते हैं और पता लगाते हैं कि वह कौन है, झुओ यिक्सियन ने उत्साह से कहा। वह फिर से पागलों की तरह हंसने लगा। वांग बाओले के स्तब्ध चेहरे पर असंख्य भाव उभर आए। ली वान र की आंखें जलने लगीं। ऐसा लग रहा था कि वे उनसे लेजर शूट करने वाले हैं। तभी स्क्रीन पर वांग बाओले के बगल में एक सुडौल आकृति वाली महिला की छवि दिखाई दी। इससे पहले कि वह पूरी तरह से स्क्रीन पर आ पाता, केवल आंशिक रूप से प्रकट होने के साथ लीवानर का क्रोध अंततः अपने चरम पर पहुंच गया और फट पड़ा। उसने पहले कोई कार्रवाई नहीं की थी क्योंकि वह जानना चाहती थी कि झुओ यिक्सियन को कितना पता था। अब वह जानती थी कि झुओ यिक्सियन रिकॉर्डिंग को पुनर्स्थापित करने की हद तक चला गया था। वह इसे अब और नहीं रोक सकती थी। वह झुओ यिक्सियन के सामने भागी। उसकी उंगली के एक झटके से एक बहरा करने वाली गड़गड़ाहट हुई। झुओ यिक्सियन की आवाज़ ट्रांसमिशन रिंग के साथ प्रक्षेपण तुरंत विघटित हो गया। जैसे ही वे धूल में बदल गए, वह एक चकित झुओ यिक्सियन की ओर मुड़ी और उस पर एक ग्लेशियर जैसी जानलेवा नज़र डाली। बस उसे तुरंत रिहा करो, यह मामला अब खत्म हो गया है। और एक और बात, झुओ यिक्सियन, क्या तुम मरना चाहते हो? लीवानर ने अपने भीगे हुए दांतों से एक एक करके आखिरी कुछ शब्द निकाले थे। हर शब्द ने कमरे के तापमान को नीचे की ओर गिरा दिया। कमरे में एक दमनकारी तनाव था जो और भी बढ़ गया। जब उसने आखिरकार बोलना समाप्त किया तो कमरे में मौजूद सभी लोग वांग बाओले को छोड़कर पसीने से तरबतर हो रहे थे। उनके दिल की धड़कनें एक सेकंड में 1 मील की रफ्तार से बढ़ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे वीडियो में अच्छी तरह से घुमावदार आकृति को लीवानर के गुस्से से जोड़ रहे थे। यह एहसास एक अनपेक्षित वर्जित विचार था। उन्हें लगा जैसे उन्हें एक भयंकर सुनामी द्वारा खींचा जा रहा है। उनके चेहरों के भाव अचानक बदल गए। वे वांग बाओले की ओर मुड़े और उसे भयभीत होकर देखने लगे।
ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हों। उनके दिमाग में हलचल मचने लगी और उनके सिर में एक सफ़ेद खालीपन छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में तूफान आ गया हो। हर किसी की सांसें डर से रुक गई थीं। ली वानर, जिसने झुओ यिक्सियन की वॉयस ट्रांसमिशन रिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों को नष्ट कर दिया था, ने झुओ यिक्सियन को एक ठंडी निगाह से देखा। वह मुड़ी और बिना किसी भाव के चली गई। कमरे में तनाव उसके जाने के बाद भी कम नहीं हुआ। वास्तव में उसके जाने के बाद सभी धीरे धीरे अपने पहले के डर से उबर गए, और जब उन्हें याद आया कि उन्होंने क्या देखा था तो उनके दिल फिर से धड़कने लगे। वांग बाओले ने देखा कि समूह में सन्नाटा छा गया। झुओ यिक्सियन अभी भी स्तब्ध लग रहा था। उसकी आंखों में खोई हुई सी झलक थी। वांग बाओले ने अजीब तरह से खांसी। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और झुओ यिक्सियन के कंधे पर थपथपाया। यिक्सियन, मैंने तुमसे कहा था, इस मामले पर बात नहीं की जानी चाहिए, लेकिन तुम्हें पूछना था। क्यों? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वांग बाओले ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। हालांकि वह मन ही मन प्रसन्न था। उसने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और कमरे से बाहर चला गया, जबकि बाकी सभी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई देवता हो। कुछ लोग उसे विदा करने के लिए दौड़े भी। वे मुश्किल से होश में आ पाए। अगर वीडियो में दिख रही युवती विभागाध्यक्ष ली नहीं थी, तो भी उसके वीडियो को नष्ट करने से उसकी बेगुनाही साबित हुई। इतना ही नहीं, इससे वांग बाओले की राजनीतिक समर्थन की ताकत भी साबित हुई। आखिरकार, निष्पक्ष और न्यायप्रिय ली वानर के लिए पूरी राजनीतिक स्थिति की अस्पष्टता एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई होगी। हालांकि, अगर वीडियो में दिख रही महिला वाकई ली वानर थी, तो दोनों के बीच का रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं रहा होगा, क्योंकि उन्होंने गुफा में अकेले रात बिताई थी। किसी भी तरह वांग बाओले से दोस्ती करना और जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करना सार्थक था। जब उन्होंने वांग बाओले को गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण विदाई दी, तो बाकी लोग जल्दबाजी में कमरे से भाग गए। हालांकि, भागने से पहले उन्होंने झुओ यिक्सियन को देखा। वे सभी जानते थे, ये बहुत संभव था कि झुओ यिक्सियन का अंत होने वाला था। ली वाओले ने अपने दांत भींचे और आखिरी शब्द जबरन कहे। उसकी आवाज़ में हिंसा की आशंका को याद करके आज भी उनमें सिहरन पैदा हो जाती है। जब सभी चले गए तो झुओ यिक्सियन कमरे में अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में भ्रम धीरे धीरे भय और घबराहट में बदल गया। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। वह जल्द ही अपने ही ठंडे पसीने में भीग गया। दूसरों को शायद ये स्पष्ट रूप से न दिख पाया हो क्योंकि वे कहाँ खड़े थे, लेकिन वह स्क्रीन के ठीक सामने खड़ा था। उसने सबसे स्पष्ट रूप से वह देखा था जो दूसरों ने नहीं देखा था। वीडियो को ली वान र ने नष्ट कर दिया होगा, लेकिन जैसे ही झुओ यिक्सियन को याद आने लगा कि उसने क्या देखा था, उसका चेहरा हर सेकंड पीला होता जा रहा था। वह खुद से झूठ नहीं बोल सकता था। उसने रिकॉर्डिंग में महिला के चेहरे पर एक नज़र डाली थी। वह ली वान र थी। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे वह पता था जो दूसरों को नहीं पता था। उसे पता था कि वांग बाओले पूरी रात के लिए गायब हो गया था। वह अगले दिन दोपहर को ही शहर में वापस आया था। पूरी रात झुओ यिक्सियन उस विचार से कांप उठा। उसका चेहरा खून से लथपथ था। वह अपने दिमाग में उमड़ने वाली असंख्य छवियों को नियंत्रित नहीं कर सका। तब एक अंधेरी रात थी। उसके वरिष्ठ और वांग बाओले ने एक कमरे में एक साथ पूरी रात बिताई थी। ली वानर का गुस्सा मुख्य था। ये शर्मिंदगी से भरा हुआ क्रोध था। ये स्पष्ट था कि उन दोनों के बीच कोई अकथनीय रहस्य था। झुओ यिक्सियन उस विचार से और भी अधिक हिंसक रूप से कांप उठा। वह अंदर ही अंदर रो रहा था। वह जानता था कि उसने अक्षम्य कार्य किया है। उसने अपने वरिष्ठ के निजी मामलों की जांच की थी। उसने उसके निजी, रोमांटिक जीवन की जांच की थी। झुओ यिक्सियन के सिर में तेज भनभनाहट थी। उसे चक्कर आ रहा था। वह भूल नहीं पा रहा था कि ली वानर ने उससे क्या कहा था और जाने से पहले उसकी आंखों में जो भाव था। इसने झुओ यिक्सियन को भयभीत कर दिया। वह ली वानर के चरित्र को समझता था। वह जानता था कि वह कितनी क्रूर हो सकती है। वह निर्दयी और निर्दयी थी और एक शक्तिशाली परिवार द्वारा समर्थित थी। वह खुद एक मजबूत और शक्तिशाली योद्धा थी। वह बदमिजाज थी और उसके बारे में कई अफवाहें थीं। उसके पिता सीनेट के नेता थे। वह सेकेंडरी रैंक 1 नोबल था। ऐसा लग सकता है कि वह मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर के बराबर था, लेकिन उसका अधिकार और शक्ति कुछ ऐसी थी जो गवर्नर के पास भी नहीं थी। आखिरकार, वह सीनेट का नेता था। 5 पीढ़ी का आकाश कबीला भी शक्तिशाली था, लेकिन यह विभिन्न पारिवारिक कुलों से बनी एक इकाई थी और इसे चंद्र घटना के दौरान नुकसान उठाना पड़ा था। झुओ परिवार का कबीला 5 पीढ़ी के आकाश कबीले में 5 सबसे शक्तिशाली कुलों में से एक था, लेकिन यह अकेला नहीं था। झुओ यिक्सियन झुओ परिवार के कबीले का केवल सबसे बड़ा बेटा था। वह ली वानर के साथ तुलना नहीं कर सकता था। वे दुनिया से अलग थे। इसके अलावा ली वानर मंगल पर उसका वरिष्ठ था। अकेले इस तथ्य ने झुओ यिक्सियन को लगभग रोने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि वह मंगल पर कैसे पहुंचा, उसके शुरुआती डर क्या थे और उसने कैसे नियमों का पालन किया। साथ ही उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बहुत थीं और वह अपना नाम कमाना चाहता था।
अब उसके पास केवल निराशा थी। उसके पास वांग बाओले के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची थी। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकला और किसी से वॉयस ट्रांसमिशन रिंग मिली। उसने तुरंत अपने पिता को एक ट्रांसमिशन भेजा। झुओ यिक्सियन के पिता झुओ परिवार के मालिक थे। वह संघ में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अपनी हैसियत के बावजूद जब उसने झुओ यिक्सियन को उसके साथ हुई हर बात के बारे में बताते सुना तो उसका दिल लगभग रुक गया। उसने जल्दी से अपने बेटे से पूछा, यिक्सियन, क्या ली वान एर को पता है कि तुमने इस मामले के लिए अपने परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल किया है? अगर उसे नहीं पता तो भी यह इतना बुरा नहीं है। आखिरकार ये तुम्हारा। वह जानती है। झुओ यिक्सियन के चेहरे पर एक व्यथित भाव था। उसके पास अपने पिता को बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अकेली नहीं है। परिवार के कबीले में बहुत से लोग शायद पहले से ही जानते होंगे। मूल वीडियो रिकॉर्डिंग अभी भी कबीले के पास है। झुओ यिक्सियन के पिता ने जब ये सुना तो वे क्रोधित हो गए। अगर यह मामला बच्चों के बीच ही सीमित रहता तो इसे सुलझाने की उम्मीद अभी भी थी। ये सिर्फ बच्चों के बीच की गलतफहमी होती। लेकिन अब जब परिवार का कबीला इसमें शामिल हो गया है तो यह इतना आसान नहीं रह गया है। उसे कैसे पता चला कि तुमने अपने परिवार के कबीले के संसाधनों का इस्तेमाल किया है? झुओ यिक्सियन के पिता क्रोधित होकर बोले। मैंने खुद उससे कहा था। झुओ यिक्सियन ने मुंह बनाया। वह जानता था कि उसे इस समय कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। उसने दांत पीसकर सच्चाई स्वीकार कर ली। जब झुओ यिक्सियन के पिता ने अपने बेटे का जवाब सुना तो वह चुप हो गया। एक लंबे पल के बाद उसने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि वह काफी बुरा हो गया है। मैं इस मामले को संभाल लूंगा। यिक्सियन, मुझे इतनी परेशानी देना बंद करो। तुम्हारे पिता बूढ़े हैं। मैं इतना तनाव नहीं झेल सकता। उसके पिता ली किदाव मुश्किलों के लिए मशहूर हैं। क्या तुम उनकी बेटी को देखकर नहीं बता सकते? वांग बाओले को जाहिर तौर पर झुओ यिक्सियन और उसके पिता के बीच हुई बातचीत के बारे में पता नहीं था। वह अभी अभी अकादमी में वापस लौटा था। उसके पास ये सोचने का समय नहीं था कि झुओ यिक्सियन के साथ क्या होने वाला है। वह खुशी खुशी अपने डार्क फायर एंड द लाइटनिंग डाउ फर्स्ट वॉल्यूम के साथ अभ्यास करता रहा। वह अपने निर्माण कठपुतलियों को तैयार करने और उन्हें बेहतर बनाने में समय बिताना भी नहीं भूला। वांग बाओले ने निर्माण कठपुतलियों के बाद निर्माण कठपुतलियां बनाना जारी रखा। जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया। गधा दिन में जल्दी घर से निकल जाता और देर रात वापस लौटता। वह हमेशा उत्साहित होकर जाता और अपने चेहरे पर संतुष्टि के भाव के साथ वापस लौटता। वांग बाओले ने जब भी ऐसा देखा अपनी अजीब जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। वह गधे का पीछा करने और यह पता लगाने के बारे में सोच रहा था कि वह क्या कर रहा है। तभी जिन डोमिंग मिलने आए और उन्होंने उस विचार को कुछ समय के लिए रोक दिया। जिन डोमिंग अपने साथ अपना विशाल किला नहीं लाए थे। उनके जुलूस में सिर्फ कुछ दर्जन पहरेदार और उतनी ही संख्या में महिला नौकरानियां थीं। जिन डोमिंग बोलने ही वाले थे कि उन्होंने वांग बाओले को देखा, लेकिन वांग बाओले ने एक उत्साहित सवाल करके उन्हें बीच में ही रोक दिया। भाई जिन, क्या आप गधा खरीदने आए हैं? जिन डोमिंग गंभीर व्यवसाय में उतरने से पहले एक सामान्य अभिवादन के साथ शुरुआत करना चाहते थे। हालांकि जब उन्होंने वांग बाओले का सवाल सुना तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वे और भी ज्यादा चिंतित हो गए जब वांग बाओले अपने गधे का बहुत विस्तार से प्रचार और विपणन करने के लिए तैयार दिखे। उन्होंने अपना हाथ उठाया और वांग बाओले को बीच में ही टोक दिया। फिर उन्होंने खांसी की और बातचीत को बाद के लिए सहेजने का फैसला किया। उन्होंने जल्दी जल्दी बोलना शुरू किया कि वे वहां क्यों आए हैं। बाओले, क्या आपने नए मास डिवाइन आर्मामेंट क्षेत्र के बारे में सुना है? जिन डोमिंग ने पूछा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, यहां तक कि उसकी आवाज भी सामान्य से कम लग रही थी। एक नया दिव्य आयुध क्षेत्र, वांग बाओले ने कहा। यह सही है। मूल दिव्य आयुध अन्वेषण परियोजना को रोक दिया गया है, लेकिन मैंने सुना है कि रक्त के रंग की धुंध दिखाई देने के बाद इसे फिर से लाया जा रहा है। हालांकि अन्वेषण चुनौतीपूर्ण होगा, इसलिए उन्हें कई बुनियादी तैयारियां करने की जरूरत है। भविष्य में परियोजना के लिए आवश्यक ऊर्जा और संसाधन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए राज्यपाल ने एक नया शहर क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव दिया है। उस क्षेत्र के आसपास एक नया शहर क्षेत्र बनाएं जहां दिव्य आयुध स्थित है और दिव्य आयुध के लिए अन्वेषण का प्रभारी बने। नया शहर क्षेत्र वर्तमान मार्टियन कॉलोनी शहर का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसे एक बाहरी प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में देखा जाएगा। जो व्यक्ति क्षेत्र का प्रमुख बनता है, महापौर, प्राथमिक रैंक 4 नोबल धारण करेगा। यह एक दुर्लभ अवसर है। प्रतियोगिता कड़ी होगी, लेकिन मैं आपकी उम्मीदवारी के लिए लड़ने में आपकी मदद कर सकता हूं। बस इतना ही। जिन डोमिंग ने रुककर वांग बाओले को एक गहरी, सार्थक नज़र से देखा। उनका मानना था कि इतना कुछ कहने के बाद वांग बाओले के चरित्र की उनकी समझ के आधार पर बाद वाले को यह समझ जाना चाहिए कि वे क्या कहना चाह रहे थे। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। एक बार जब वांग बाओले ने सुना कि जिन डोमिंग ने क्या कहा तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं।
उसने अपना सिर उठाया और जिन डोमिंग की ओर देखा। लिन तियानहाओ ने जो कहा था, वह संदेश जो उसके पिता लिन यू चाहते थे कि वह वांग बाओले को दे, वांग बाओले के दिमाग में उभर आया। तो उसका यही मतलब था। भाई जिन, कृपया अपनी बात कहो। वांग बाओले ने एक पल के लिए सोचा और फिर अपनी नज़रें जिन डोमिंग की ओर घुमाईं। वह अपने दिल में साफ साफ जानता था, ऐसा नहीं था कि वह जिन डोमिंग का पिता था या कुछ और। उस आदमी पर उसका कोई एहसान नहीं था। इसके अलावा उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं में भी एक बात पर जोर दिया गया था। उसने इस पर सोचने में बहुत समय बिताया था और इसके लिए उसे पुरस्कृत भी किया गया था। एक बात जो वे हमेशा कहते थे, इस दुनिया में जिस चीज़ की कीमत अक्सर सबसे ज़्यादा चुकानी पड़ती है, वह है मुफ्त में मिलने वाली चीज़। ये स्पष्ट था कि जिन डोमिंग ने वांग बाओले को मदद की पेशकश की थी, लेकिन ये बिना कीमत चुकाए नहीं थी। वास्तव में अगर जिन डोमिंग के पास बदले में कुछ नहीं होता तो वांग बाओले को यह अजीब लगता। सबसे पहले, मैं आपकी उम्मीदवारी के लिए लड़ने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह मंगल ग्रह पर विभिन्न राजनीतिक शक्तियों से संबंधित है। आपके प्रतियोगी सभी विभिन्न राजनीतिक ताकतों से आएंगे। मैं सफलता की 100% संभावना की गारंटी नहीं दे सकता। अगर मैं असफल हो गया तो ठीक है, इस मामले का अंत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सफल होता हूं तो मैं चाहता हूं कि आप मुझसे एक बात का वादा करें, भाई बाओले। कौन सा वादा? वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और जिन डोमिंग की ओर देखा। जब समय आए तो फेडरेशन के किसी भी कानून और नियम को तोड़े बिना हम पर फिलुनारिस कॉर्पोरेशन पर अपना पक्ष दिखाएं। जिन डोमिंग ने सीधे वांग बाओले की आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराए। वांग बाओले ने एक पल के लिए सोचा, फिर उन्होंने कहा, क्या आपको मेरे उम्मीदवार के रूप में चुने जाने का पूरा भरोसा है? जिन डोमिंग हिचकिचाए, यहाँ तक कि उनके पास भी उस तरह का आत्मविश्वास नहीं था। कुछ सोचने के बाद उन्होंने अपना सिर हिलाया। बहुत सारे चर हैं। मेरे पास सफल होने की केवल 50% संभावना है। अगर ऐसा है तो चलिए समझौते में एक और शर्त जोड़ते हैं। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो मेरे अपने सिद्धांतों के खिलाफ ना हो। चूंकि आपके पास सफलता की केवल 50% संभावना है, इसलिए मुझे शेष 50% के लिए किसी और की तलाश करनी होगी। वांग बाओले को दूसरे के शब्दों में एक जाल का आभास हुआ, इसलिए उसने खुद ही जाल बिछाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका कभी इस्तेमाल नहीं होने वाला था। जो मायने रखता था वह यह था कि यह वहाँ था। जिन डोमिंग ने वांग बाओले के शब्दों पर विचार किया और सिर हिलाया। वे एक दूसरे को घूरते रहे, फिर हंसे। इसके बाद जिन डोमिंग ने अपना ठहराव ज्यादा समय तक नहीं बढ़ाया। उन्हें चिंता थी कि वांग बाओले फिर से उनके गधे का जिक्र करेंगे, इसलिए उन्होंने कुछ शब्द कहे और फिर जल्दी से विदा लेते हुए चले गए। वे काफ़ी जल्दी में चले गए। वांग बाओले ने थोड़े अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया। वह गधे के बारे में और बात करना चाहता था, लेकिन जिन डोमिंग उनके ऐसा करने से पहले ही जल्दी में चले गए। उन्होंने आह भरी और अपना सिर हिलाया, फिर अपने दफ्तर में वापस लौटे और तुरंत लिन तियानहाओ को बुलाया। उसने लिन तियानहाओ से अपने पिता से उस संदेश के बारे में बात करने को कहा जो उसने उसके लिए छोड़ा था। उसे इस बारे में उसकी मदद की ज़रूरत थी। लिन तियानहाओ को विवरण नहीं पता था, लेकिन वह जानता था कि उसके पिता के लिए यह इतनी गंभीरता से बात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। उसने तुरंत अपने पिता को एक वॉयस ट्रांसमिशन भेजा। लिन यू ने लिन तियानहाओ से वांग बाओले को यह बताने को कहा कि वह वांग बाओले की मदद करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन उसने वही बात कही जो जिन डोमिंग ने कही थी। यह एक बड़ी बात थी और उसके पास सफल होने की 100% संभावना भी नहीं थी। हालांकि वांग बाओले ने सोचा कि यह पर्याप्त था। आखिरकार उसके पास जिन डोमिंग और लिन यू दोनों की मदद थी। इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि उसे सफलता की गारंटी थी, लेकिन जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें नहीं थीं जिनकी गारंटी थी। उसने मामले को एक तरफ रख दिया और देखने लगा कि यह कैसे होता है। इस बीच वांग बाओले का जीवन सामान्य हो गया। उसने साधना जारी रखी और अधिक से अधिक निर्माण कठपुतलियों को तैयार किया। गधा दिन में जल्दी निकल जाता और देर रात को लौटता, और ऐसी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ गई। वांग बाओले कुछ समय से इसे देख रहा था और आखिरकार अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। कुछ दिनों बाद एक सुबह उसने देखा कि गधा हमेशा की तुलना में अधिक उत्साहित था। वह वास्तव में उत्साहित लग रहा था। उसने गधे को सुबह सुबह दौड़ते हुए देखा। वह स्कूल के पूल में ऐसे लौट रहा था जैसे वह नहा रहा हो। ये देखकर वांग बाओले हैरान हो गया। कुछ तो चल रहा होगा। वांग बाओले को पिछले हफ्तों के दौरान गधे के व्यवहार की याद आई। शुरू में उसके व्यवहार में थोड़े बदलाव हुए थे और बदलाव अधिक से अधिक स्पष्ट होते गए। आज वह पूरी तरह से असामान्य व्यवहार कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह लंबे समय से किसी चीज़ की योजना बना रहा था, और आज वह दिन था जब वह आखिरकार अपनी भव्य योजना को अंजाम देने जा रहा था। वांग बाओले ने पलकें झपकाईं। उसके चेहरे पर गंभीरता का भाव आ गया क्योंकि वह जल्दबाजी में स्कूल से निकल गया और चुपके से गधे का पीछा करने लगा। गधा सच्ची सांस के क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंच गया था।
उसकी साधना में बहुत सुधार हुआ था और वह सच्ची सांस के क्षेत्र के 5वें स्तर से बहुत दूर नहीं था। उसकी गति भी काफ़ी बढ़ गई थी। उसने आम चौड़ी सड़कों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि छोटी गलियों से भागना चुना। ये गलियों और कभी कभी भूमिगत नहरों के माध्यम से एक काली बिजली की चमक की तरह था। इससे वांग बाओले को झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि वह गधे की उपेक्षा कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वह प्राणी शहर से इतना परिचित हो गया है। अगर उसके पास गधे के स्थान को महसूस करने की क्षमता नहीं होती और वह कोई और होता, तो उसे गधे के साथ बने रहने के लिए बहुत परेशानी और प्रयास करना पड़ता। निर्णय में त्रुटि के कारण वह अपना रास्ता खो सकता है। ये गधा निश्चित रूप से कुछ गलत करने वाला है। वांग बाओले की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपनी गति और सहज ज्ञान पर भरोसा किया और चुपके से गधे का पीछा किया। गधे को वांग बाओले के पीछा करने के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वह भूमिगत नहर से बाहर निकल गया और जोन 21 में फिर से प्रकट हुआ। वह क्षेत्र से परिचित लग रहा था और जोन में स्थित जानवर स्टेशन की ओर दौड़ा। जोन 21 में एक जानवर स्टेशन स्थित था। इसे जानवरों को प्रशिक्षित करने के लिए मार्टियन सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। जानवर स्टेशन सेना को प्रशिक्षित जानवर प्रदान करता था और साथ ही जनता को बिक्री के लिए भी उपलब्ध कराता था। ये इथरियल दाव कॉलेज में जानवरों को वश में करने वाले मंडप जैसा था, सिवाय इसके कि यह केवल खेती और उन्हें वश में करने के बजाय जानवरों का प्रजनन भी करता था। गधा जानवर स्टेशन के करीब आ गया और फिर से भूमिगत नहर में घुस गया। वांग बाओले वहीं रुक गया जहां वह था। उसकी इंद्रियों ने उसे बताया कि गधा जानवरों के स्टेशन के अंदर घुस गया है। इससे उसे एक और झटका लगा। उसे नहीं पता था कि गधे को इस जगह के बारे में कैसे पता चला। वह यहाँ क्या कर रहा है? वांग बाओले हैरान और उत्सुक था। उसने महसूस किया कि गधा नहर से निकलकर जानवरों के स्टेशन के अंदर दिखाई दिया और फिर थोड़ी देर बाद वह नहर में वापस घुस गया। वांग बाओले छिप गया और नहर के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा, जहां से गधा फिर से दिखाई देने वाला था। जब गधा दिखाई दिया तो उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। गधा अकेला नहीं था। उसके मुंह में एक सफ़ेद शेर जानवर था जो उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वह जानवर एक सुंदर प्राणी था, जिसके सफ़ेद फर और रत्नों जैसी आंखें थीं। वह राजसी लग रहा था। करीब से देखने पर कोई यह बता सकता था कि वह एक नर शेर था। ये स्पष्ट था कि यह अपनी प्रजाति के बीच एक बेहतरीन नर नमूना था। ये गर्भ में सर्वोच्च स्थान पर रहा होगा। इसकी साधना भी सच्ची सांस के क्षेत्र के चौथे स्तर पर थी। इसके बावजूद ये बढ़िया जानवर गधे के सामने कांप रहा था। इसकी आंखें डर से चमक रही थीं और यह हिंसक रूप से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह दया के लिए कराहने और रोने वाला है, लेकिन गधे ने कुछ बार जोर से सूंघी और शेर ने तुरंत ही सारी लड़ाई हार दी। इसकी आंखों में निराशा थी। यह क्या करने की कोशिश कर रहा है? वांग बाओले सदमे से सीधे अचंभित हो गया। वह अचंभित, लंगड़े शेर को देखता रहा जिसने संघर्ष करना बंद कर दिया था और अपने गधे को। गधे ने शेर को अपने दांतों से उठाया और भूमिगत नहर से बाहर निकल गया। फिर एक और चौंकाने वाली गति के साथ ये दूसरी नहर में भाग गया और भाग गया। इस बार यह जोन 36 की ओर जा रहा था, जहां सैन्य अड्डा था। वांग बाओले ने अपने सदमे से उबरने की कोशिश की। वह जोन 36 तक उनका पीछा करता रहा। उसने देखा कि उसका गधा शेर को ले जाते हुए सैन्य अड्डे के बाहर एक कोने में दिखाई दिया। इसकी टाइमिंग बहुत बढ़िया थी। ऐसा लगता था कि शिफ्ट ड्यूटी का समय उसे बहुत अच्छी तरह पता था। उसने जिस समय दिखाई देने का फैसला किया था वह समय था जब बेस पर सबसे ज्यादा लोग नहीं थे। उसने ये भी सोच समझकर चुना था कि उसे कहाँ दिखाई देना है। वह एक छोटे से पिछले गेट पर दिखाई दिया था, जिसका आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता था। गेट के पास पहुंचते ही गधा ज्यादा सतर्क हो गया। उसने शेर को प्रवेश द्वार पर फेंक दिया और उसे धमकी भरे अंदाज में गुर्राया। शेर कांप उठा और वापस गुर्राया। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी मनाही जता रहा है। गधे ने मुस्कुराया और अपना मुंह चौड़ा करके अपने दांत बगल के फुटपाथ में गड़ा दिए। जोर से कुरकुराते हुए उसने फुटपाथ का एक बड़ा टुकड़ा काट लिया। फिर वह मुड़ा और शेर को घूरने लगा। शेर कांप उठा और उसकी आंखों में भय छा गया। उसने सिर झुकाकर समर्पण कर दिया। वांग बाओले ने अविश्वसनीय रूप से देखा कि कैसे खुश गधा तेजी से भाग गया। वह पास की झाड़ियों में छिप गया। जैसे ही उसने अपने पैर मुड़े और जमीन पर फैला, उसके शरीर के फर ने रंग बदल दिया। वह पूरी तरह से बदल गया और अपने आसपास के वातावरण में घुल मिल गया। ये देखकर वांग बाओले की आंखें चौड़ी हो गईं। गधे की उपस्थिति उसी पल गायब हो गई। उसने खुद को पूरी तरह से छिपा लिया था। वांग बाओले एक बार फिर इस खोज से चौंक गया। उसने महसूस किया कि ग्रे मच्छर को खाने के बाद गधा किसी तरह बदल गया था। हालांकि उसके पास आगे सोचने का समय नहीं था। अकेला शेर सैन्य अड्डे के पिछले गेट के बाहर चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ पीड़ा से भरी हुई थी। उसकी चीख तेज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को बुला रहा हो। थोड़ी देर तक धीमी चीख जारी रही। कुछ ही देर में पिछला गेट, जो मुश्किल से खुला था, एक दरार से खुला।
एक सफ़ेद गधे ने अपना सिर बाहर निकाला। ऐसा लग रहा था कि वह शेर को पहचान रहा है और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। ये सब क्या है? एक हनी ट्रैप? वान बाओले की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वह उलझन में बुदबुदाया। वान बाओले खो गया था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। सफ़ेद गधा गेट के पीछे खड़ा था, उसका सिर बाहर की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नज़र थी। वह हिचकिचा रहा था, फिर डरा हुआ। उसने जल्दी से अपने आसपास की चीज़ों को देखा। ऐसा लग रहा था कि उसे गेट से बाहर निकलना चाहिए या नहीं। इससे वान बाओले हैरान हो गया। शेर फिर से चुपचाप चिल्लाने लगा और ऐसा लग रहा था कि वह सफ़ेद गधे को इशारा कर रहा है। शेर चिल्लाते हुए थोड़ा हिल रहा था, उसका फर सूरज की रोशनी में सुनहरा चमक रहा था। वह सुंदर लग रहा था, कोई भी मुश्किल से अपनी आंखें उससे हटा सकता था। सफ़ेद गधे की आंखों में अजीब सी रोशनी चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपना मन बना लिया है। वह बहुत धीरे धीरे बाहर निकला और सैन्य अड्डे की रक्षा करने वाली सेना की टुकड़ी को छोड़ दिया। सफ़ेद गधा सेना की टुकड़ी से बाहर निकलकर शेर के पास आ गया। उसने शेर को सूंघना शुरू कर दिया। वान बाओले ने अपनी आंखें चौड़ी करके और मुंह लटका कर देखा, क्योंकि छिपा हुआ काला गधा बाहर निकल आया, काली बिजली की तरह, इतनी तेजी से कि उसके पीछे एक छवि बन गई और सफ़ेद गधे पर हमला कर दिया। वह तेज था और अप्रत्याशित रूप से प्रकट हुआ था। सफ़ेद गधा भी उतना ही तेज था। उसने उस महत्वपूर्ण क्षण पर अपनी आंखें चौड़ी की और जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेर ने अपना मुंह चौड़ा किया और दुखी नज़र से सफ़ेद गधे को काट लिया। सफ़ेद गधा हैरान लग रहा था। वह रुक गया और मदद के लिए चिल्लाने ही वाला था कि काला गधा आ गया और एक पल में अपने खुरों से लात मारने लगा। जब उसने सफ़ेद गधे के सिर पर जोरदार लात मारी तो एक जोरदार धमाका हुआ। लात की ताकत उसकी तेज़ गति से और बढ़ गई थी। सफ़ेद गधा लगभग तुरंत बेहोश हो गया। उसे लगा कि उसके सिर के चारों ओर तारे घूम रहे हैं और बेहोश होने से पहले उसे चीखने का भी समय नहीं मिला। वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। वान बाओले ने अचंभित होकर देखा, क्योंकि अति उत्साहित काला गधा उसके पास आया और उसने सफ़ेद गधे के कान में अपने दांत गड़ा दिए। वह भागना शुरू कर दिया और सफ़ेद गधे को घसीटते हुए ले गया। वह पीछे मुड़ना और शेर को घूरना नहीं भूला। शेर के चेहरे पर भाव पीड़ा से तुरंत विस्मय में बदल गए। उसे लगा कि उसे जाने की अनुमति मिल गई है। वह कांप उठा और फिर अपनी दुम को पैरों के बीच दबाकर भाग गया। काले गधे ने शेर की बात को अनसुना कर दिया। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। बेहोश सफ़ेद गधे को मुंह में लेकर वह जल्दी से भाग गया। वह एक पल में चला गया। वह बहुत उत्साहित लग रहा था और भागते समय खुशी से सूंघता रहा। हैरान वान बाओले ने पूरा दृश्य देखा। ये पहली बार था जब उसे गधे ने इतना चौंकाया था। काला गधा इतना बेवकूफ़ प्राणी लग रहा था। कौन सोच सकता था कि उसे शहद का जाल बिछाना आता होगा। शेर इतना दीन और दबा हुआ लग रहा था, मानो वह काले गधे की बदमाशी का अक्सर निशाना रहा हो। ऐसा लग रहा था कि वह गधे की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था और उसे सफ़ेद गधे को बहकाने के लिए मजबूर किया गया था। सफ़ेद गधे की पिछली प्रतिक्रिया से वान बाओले को थोड़ा बहुत आभास हो गया था कि काले गधे ने कुछ समय बिताया था और अपनी खोजबीन की थी। उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, क्या ये हो सकता है कि सफ़ेद गधा और शेर पहले एक जोड़ा रहे हों? वान बाओले ने सोचा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अगर यह सच था और उसका अनुमान सही था, तो दोनों के एक साथ आने के सवाल को एक तरफ रखते हुए काले गधे ने वाकई कुछ भयानक किया होगा। ये किसी के प्रेमी का अपहरण करने जैसा है, फिर प्रेमी से उसे खुले में धोखा देकर बाहर ले जाना और फिर उसके सिर पर वार करना और उसे घसीट कर ले जाना। वान बाओले ने अपना माथा पीट लिया। उसने तुरंत अपनी इंद्रियों को फैलाया और यह पता लगाने की कोशिश की कि काला गधा कहाँ जा रहा था। उसने जल्द ही आह भरी। उसे गधे की अपनी उपस्थिति छिपाने की क्षमता का स्वाद मिल गया था। वर्तमान में उसकी उपस्थिति बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसे फिर से खोजने की कोशिश करने में बहुत प्रयास करना होगा। जो भी हो, वान बाओले ने अपना सिर हिलाते हुए तीखे ढंग से मुस्कुराया। उसे लगा कि वह शायद बहुत ज़्यादा सोच रहा है। वह जल्दी से वहाँ से चला गया और अकादमी में वापस आ गया, लेकिन वह इस पूरी घटना के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। गधा पूरे दिन गायब था। वान बाओले आखिरकार उस रात देर से इसके बारे में सोचना बंद करने में सक्षम हुआ। वह मौन ध्यान में डूबा हुआ था कि अचानक उसकी आंखें खुली और वह दरवाजे की ओर देखने लगा। गधा दूर से खुशी से उछल रहा था। वह वापस भागा और आंखों में संतुष्टि के भाव के साथ घर में घुस गया। उसके चेहरे से जो उत्साह निकल रहा था, वह आखिरकार उसे मिल गया था जो वह चाहता था। ये पिछले कुछ हफ्तों में उसके द्वारा दिखाए गए उत्साह से अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पहले का उत्साह प्रत्याशा से पैदा हुआ था। हालांकि आज वह गधे के जीवन में एक मील का पत्थर पार कर गया था। जब उसने वान बाओले को देखा तो वह अपनी आत्मसंतुष्ट नज़र को रोक नहीं सका। वह रेंकने लगा। वान बाओले का सिर धड़कने लगा। वह अचानक खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर एक सख्त भाव था।
फिर उसने उत्तेजित गधे के कान को तेजी से पकड़ लिया, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता। तुम पूरे दिन क्या कर रहे थे? चलो, सब कुछ उगल दो, वान बाओले ने गरजते हुए कहा। उसकी सख्त अभिव्यक्ति हिंसा की धमकी दे रही थी। गधा जम गया। वान बाओले को असमंजस में देखते हुए उसकी मासूम आंखों में आश्चर्य था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वान बाओले आज फिर उसे क्यों डांट रहा है। मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो। धोखा देते रहो और मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम पूरे 1 महीने तक अपना मुंह न खोल सको। वान बाओले ने घूर कर देखा। ये सुनते ही गधे के होश उड़ गए। उसने जल्दी से असमंजस और मासूमियत वाली नज़र हटा ली और वान बाओले को चूमकर उसे खुश करने की कोशिश की। ये तब हुआ जब वान बाओले अभी भी उसके कान को कसकर पकड़े हुए था। वान बाओले कुछ कहने ही वाला था कि उसने गधे पर कुछ देखा। उसके करीब होने के कारण उसे उसके शरीर पर सफ़ेद फर दिखाई दिया। बहुत सारा सफ़ेद फर था। करीब से देखने पर उसे काले गधे पर हर जगह सफ़ेद फर दिखाई दे रहा था। वान बाओले ने आह भरी। उसे लगा कि आगे कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये स्पष्ट था कि दोनों गधों के बीच जो कुछ भी हुआ था वह बहुत ही शारीरिक था। वान बाओले ने गधे को छोड़ दिया और उसके अंदर झुंझलाहट पैदा हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके जैसा अद्भुत व्यक्ति ऐसे विकृत और गंदे दिमाग वाले गधे को पालने में कैसे फंस सकता है। बस थोड़ा सावधान रहो और सुनिश्चित करो कि तुम पकड़े न जाओ। तुम बीमार छोटे गधे हो। मैं तुम्हारी देखभाल करने में कैसे फंस गया। मुझे सबसे बड़ा अफसोस है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। दूसरे परिवारों के गधों को देखो, वे सभी पैदा होते हैं। तुम एक अंडे से आए हो। तुम्हें स्क्रैम नहीं, अस्ट कहा जाना चाहिए। वान बाओले ने झुंझलाहट में आह भरी और कंधे उचका दिए। गधे ने उसे पूरी तरह से अवाक कर दिया था। गधा देखता रहा कि वान बाओले ने उसे छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि वह स्पष्ट रूप से समझ रहा था कि वान बाओले क्या कह रहा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने वान बाओले को एक प्रसन्न नज़र से देखा और कमरे के एक कोने में वापस चला गया। वह फर्श पर लेट गया और अपनी आंखें सिकोड़ लीं, अपने मन में दिन को फिर से जी रहा था। कभी कभी वह मुस्कुराता और अपना सिर हिलाता। ऐसा लगता था कि वह जोर से रैंकना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। उसने केवल कुछ बार धीमी आवाज़ में आवाज़ लगाए। वान बाओले ने गधे को घूरते हुए फिर से आह भरी। उसने इसे पूरी तरह से अनदेखा करने का फैसला किया और अपने ध्यान में वापस चला गया। दिन बीतते गए। गधा सुबह जल्दी उठता और देर से लौटता रहा, लेकिन वान बाओले को अब इससे कोई परेशानी नहीं थी। साधना के अलावा उसने नए मंगल क्षेत्र के बारे में भी पूछना शुरू कर दिया। 5 दिन बाद एक दोपहर वान बाओले ने अपना ध्यान समाप्त किया था। वह कार्यालय में जिन डोजी से बात कर रहा था। उसने जिन डोजी को नए मंगल क्षेत्र के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बुलाने का फैसला किया था, क्योंकि युवा उसे अपना आदर्श मानते थे और वह जो कुछ भी कहता था उसे ईश्वरीय वचन माना जाता था। डोजी, तुम वह छात्र हो जिस पर मैंने सबसे अधिक उम्मीदें लगाई हैं, जिसकी मुझे सबसे अधिक परवाह है। मैं तुमसे महान चीज़ों की उम्मीद करता हूँ। मेरे पास अब तुम्हारे लिए एक मिशन है। वान बाओले खांसी। जिन डोजी उसे घूर रहा था और उत्साह से अभिभूत था। उसकी आंखें चमक उठीं। वान बाओले प्रसन्न हुआ और उसने जो कहना था उसे कहने के लिए तैयार हो गया। तभी स्कूल के मैदान से गधे की जानी पहचानी तीखी चीखें सुनाई दीं। वे सामान्य से अधिक तेज थीं। गधे की चीखें हवा में गूंज रही थीं। दूर से एक भयंकर दहाड़ गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। वान बाओले, तुम बहुत दूर चले गए हो। गधे की चीखें और भयंकर दहाड़ पूरे परिसर में गूंज रही थी। वान बाओले ठिठक गया, फिर जल्दी से बाहर चला गया। बाहर देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। काला गधा मैदान के पार उसके कार्यालय की ओर भाग रहा था। उसके पीछे एक उग्र कोंडाव था। वह गुस्से में था। उसकी बांह के नीचे एक लंगड़ा सफ़ेद गधा था। वह कमजोर और दुर्बल लग रहा था, जैसे कि वह अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। कोंडाव पागल आदमी की तरह दौड़ता हुआ आया। गधा स्वाभाविक रूप से तेज था। जब वह घबराया हुआ और डरा हुआ होता था तो वह और तेज चलता था। कोंडाव को तब भी हल्के में नहीं लिया जा सकता था जब वह क्रोधित होता था। उसकी आंखें क्रोध और हत्या से चमक रही थीं और वह गधे पर झपटा और ऐसा लग रहा था कि वह उसे पकड़ने वाला है। गधे ने एक दुखद चीख मारी। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था, जिससे वान बाओले को सोचने का समय ही नहीं मिल रहा था। उसने देखा कि कोंडाव हवा में उछल रहा है। उसके हाथों ने हाथ की मुहरें बना ली हैं और उसके हाथों से आग का एक समुद्र फूट रहा है। आग के समुद्र के चारों ओर एक ठंड थी जो बर्फ का रूप ले रही थी। यह कोई ठंडी आग नहीं थी। कोंडाव की रहस्यमय तकनीक ने उसे एक ही समय में बर्फ और आग दोनों तत्वों को नियंत्रित करने की अनुमति दी। वे एक दूसरे से टकराते नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की शक्ति को बढ़ाते थे। एक गर्जना के साथ बर्फ और आग ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया।
दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो आग की लपटों से बना फीनिक्स और बर्फ से बना ड्रैगन आसमान में चढ़ गया हो। अकादमी में शिक्षक और छात्र सभी ये दृश्य देखकर चौंक गए। वांग बाओले को पता था कि गधे को उसका मुकाबला मिल गया है। वह तुरंत ऑफिस की इमारत से बाहर निकला, आसमान में दौड़ता हुआ, और अगले ही पल गधे के बगल में दिखाई दिया। उसने गधे को लात मारी, फिर मुड़ा। उसके दाहिने हाथ ने तेजी से हाथ की मुहरें बनाईं। पास आ रहे फायर फीनिक्स और आइस ड्रैगन पर अचानक एक लहर के साथ बिजली के बोल्ट तुरंत हवा में फट गए। वांग बाओले बिजली के समुद्र के बीच में खड़ा था जो बाहर की ओर बढ़ रहा था और उनके चारों ओर 30 मीटर के दायरे को बिजली के एक पूल में बदल रहा था। बिजली के पूल के भीतर बिजली के बोल्ट जमीन से उछले और आसमान की ओर बढ़े, नीचे उतर रहे फायर फीनिक्स से टकराए। एक बहरा विस्फोट हुआ जो हवा में गूंज उठा। वांग बाओले ने हाथ की मुहरें बनाना जारी रखा और अपने हीटेड बर्स्ट को बुलाया। आग का एक समुद्र तुरंत मैदान को ढक लेता है। कोंग दाओ की रहस्यवादी तकनीक बर्फ और आग को मिलाती है, लेकिन वांग बाओले की तकनीक अलग थी। वह आग और बिजली का मिश्रण था। दोनों तत्व एक साथ आए और एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ जो बर्फ के ड्रैगन से टकराया। वांग बाओले और कोंग दाओ कुछ दूरी पर खड़े थे जब उनकी रहस्यवादी तकनीकों की शक्ति टकराए। परिणामी विस्फोट बाहर की ओर बढ़ा और आसपास के दर्शकों को चौंका दिया। लड़ाई को देखते हुए उनकी सांसें तेज हो गईं। वांग बाओले ने अचानक अपना सिर घुमाया और उसके शरीर से एक जानलेवा आभा फूट पड़ी। उसने तेजी से आगे बढ़ते कोंग दाओ और उसके शरीर के चारों ओर समान रूप से जानलेवा आभा को देखा। कोंग दाओ, पालतू जानवर को पीटने से पहले तुम्हें ये जांचना चाहिए कि मालिक कौन है। क्या तुम सच में मेरे सामने मेरे युद्ध जानवर को मारने जा रहे थे? वांग बाओले ने अपनी आवाज़ में स्टील के साथ कहा। वह बता सकता था कि कोंग दाओ भी फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के मध्य चरण में था। वह जानता था कि कोंग दाओ अन्य 100 पौधों से अलग था। वह जानवरों के सागर में पैदा हुआ था और जब वह सच्ची सांस के दायरे में था तो उसने मंगल के जंगल में अपने दम पर जीवित रहने में कामयाबी हासिल की थी। हिंसा उसके खून में थी। कोंग दाओ स्पष्ट रूप से जानवरों का शिकार करने और उन्हें मारने में कुशल था, और जंगल में जीवित रहने में वह वही था जिसने मंगल के दिव्य आयुध के स्थान की खोज की थी। ये स्पष्ट था कि वह कितना असाधारण व्यक्ति था। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उतनी ही असाधारण थी। वह संघ के अध्यक्ष डुआनमो के द्वारा पाला गया गॉडसन था और मंगल की सेना में स्टार सैन्य अधिकारी था। यहाँ तक कि झुओ यिक्सियन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। केवल ली वान एर जैसा व्यक्ति ही कोंग दाओ के बराबर खड़ा हो सकता था। वांग बाओले ये सब जानता था। भले ही वह कोंग दाओ को नापसंद करता था, लेकिन उनके बीच कभी कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ। 100 पौधों के लिए खेती शिविर में रहने के दौरान एक छोटा सा विवाद हुआ था, लेकिन वांग बाओले ने इसे एक छोटी सी बात समझा। कोंग दाओ ने स्पष्ट रूप से अन्यथा सोचा था। तब से वांग बाओले के प्रति उसका रवैया शत्रुतापूर्ण था। दूसरी ओर वांग बाओले एक ऐसा कष्टप्रद चरित्र था जो उन लोगों को नाराज करने के लिए किसी भी अवसर का उपयोग करता था जो उसे पहले स्थान पर कष्टप्रद पाते थे। परिणामी मुठभेड़ों की श्रृंखला ने उन दोनों के बीच वर्तमान शत्रुता को जन्म दिया। ये ठीक होता अगर संघर्ष के एक और दौर को भड़काने वाली कोई बात न होती। दुर्भाग्य से उनके गधे एक समान तनावपूर्ण स्थिति में समाप्त हो गए। वर्तमान में कोंग दाओ गुस्से में था। उसकी आंखें क्रोध से ठंडी थीं। उसने अपना सफ़ेद गधा नीचे रखा और वांग बाओले पर हमला किया। उन्होंने उसके युद्ध जानवर को धमकाया था और वह इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही वह पास आया, उसने अपनी मुट्ठी बाहर फेंकी और सुपरनोवा से हमला किया। वांग बाओले के सामने एक बवंडर के फूटने के साथ ही अचानक विस्फोट हुआ। उसकी मुट्ठी वांग बाओले की ओर उड़ी। वांग बाओले ने अपनी भौं उठाई, सूंघा और एक समान सुपरनोवा के साथ आगे बढ़ा। दो युवकों की मुट्ठियां आपस में टकराईं और हवा में एक जोरदार विस्फोट हुआ। कोंग दाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि वह कुछ कदम पीछे हट गया। वह महसूस कर सकता था कि उसकी मुट्ठी से उसके पूरे शरीर में एक जोरदार प्रतिक्रिया फैल रही है। वह क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। वह और मजबूत हो गया। कोंग दाओ की सांसें असमान हो गईं। वह जानता था कि चंद्रमा पर वांग बाओले के साथ क्या हुआ था। फिर भी उसने खुद को तब वांग बाओले जितना ही शक्तिशाली समझा था। वर्तमान में उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह गुर्राया और जैसे कि एक जानवर में तब्दील हो गया हो, फिर से वांग बाओले की ओर बढ़ा। उसका दाहिना हाथ हवा में उठा। अचानक लहर के साथ ये काले पंजों में बदल गया। पंजे जानलेवा लग रहे थे। ये बताना मुश्किल था कि वे किस चीज़ से बने थे। कोंग दाओ से निकलने वाली जानलेवा आभा उनके प्रकट होने पर और भी प्रबल हो गई। उसकी आत्मिक ऊर्जा गर्जना करती हुई आसमान की ओर उठी और उसके पीछे एक काला तेंदुआ प्रकट हुआ। पंजों से धार्मिक शस्त्र की शक्तिशाली उपस्थिति का आभास हो रहा था। पंजे थे, धार्मिक शस्त्र। वांग बाओले को इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि कोंग दाओ के पास धार्मिक शस्त्र था। धार्मिक शस्त्र दुर्लभ और कीमती थे, लेकिन कोंग दाओ और ली वान र जैसे लोगों के लिए वे अप्राप्य नहीं थे।
धार्मिक शस्त्र के प्रकट होने के साथ ही कोंग दाओ से शक्ति का विस्फोट हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह अपने पीछे मौजूद काले तेंदुए के साथ विलीन हो गया है। अचानक तेजी से वे वांग बाओले पर टूट पड़े। कोंग दाओ ने अपने पंजे वांग बाओले की गर्दन पर मार दिए। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ही धार्मिक शस्त्र है? वांग बाओले ने नाक सिकुड़ी। उसका धार्मिक शस्त्र कृपाण तुरंत प्रकट हो गया। धीमी गर्जना के साथ वह कोंग दाओ से टकराया। हवा में विस्फोटों की गूंज बनी रही। उनके वार से होने वाली प्रतिक्रिया बाहर की ओर बढ़ी और जमीन हिलने लगी। अकादमी में हर कोई अंदर तक हिल गया। जब वांग बाओले और कोंग दाओ ने 1 दर्जन से ज्यादा वार किए तो हर किसी ने अपनी सांस रोक ली। कोंग दाओ एक शक्तिशाली योद्धा था। उसके पास एक धार्मिक आयुध था और उसने पहले ही अचानक विस्फोटक शक्ति का प्रदर्शन किया था। हालांकि उसकी सहनशक्ति, शारीरिक लचीलापन और ताकत वांग बाओले की तुलना में नहीं थी, जिसे उसके ग्रीन लोड्स फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कोर ने मजबूत किया था। 1 दर्जन वार के बाद वांग बाओले मजबूत बने रहे, जबकि कोंग दाओ अपनी ताकत और सहनशक्ति में गिरावट देख रहे थे। वांग बाओले ने बिना थके अपनी कृपाण का इस्तेमाल किया और लगातार हमला करना जारी रखा। वार की बौछार के कारण कोंग दाओ की सांसें और भी असमान होती गईं। उसकी आंखें अविश्वास से चमक उठीं। वह हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वह लगातार हमले के तहत केवल पीछे हट सकता था। धिक्कार है, इस सनकी ने अपने भौतिक शरीर को इतना मजबूत कैसे बनाया? कोंग दाओ ने मन ही मन चिल्लाया। उसने देखा कि वांग बाओले ने बार बार अपने धार्मिक आयुध की पूरी शक्ति को उजागर किया और लगातार एक अवर्णनीय भावना से अभिभूत हो गया। भले ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के साधकों के पास धार्मिक आयुध की पूरी शक्ति को उजागर करने की क्षमता थी, लेकिन वे आमतौर पर इसे केवल 1 दर्जन हमलों तक ही बनाए रख सकते थे। वे कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक नहीं थे, जो बिना आराम किए धार्मिक आयुध की शक्ति को अनंत काल तक उजागर कर सकते थे। धार्मिक आयुध को चलाने से एक प्रतिक्रिया थी। ये भौतिक शरीर पर एक तनाव था। कोंग दाओ को खुद अपनी शारीरिक लचीलापन पर भरोसा था, लेकिन वह भी धार्मिक आयुध को केवल 1 दर्जन या उससे अधिक हमलों तक ही चला सकता था। वांग बाओले ने उस पर लगभग 100 वार किए थे, लेकिन उसकी गति थोड़ी भी धीमी नहीं हुई थी। इसके बजाय वह प्रत्येक हमले के साथ और मजबूत होता जा रहा था। हालांकि कोंग दाओ ने अपना अंतिम हमला किया। वह पीछे गिर गया और उसकी सांस अचानक रुक गई। उसकी आंखों में झिझक थी, क्योंकि वह सोच रहा था कि उसे अपना अंतिम हमला करना चाहिए या नहीं। तभी उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखने लगा। उसका सफ़ेद गधा गायब हो गया था। वांग बाओले को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी कृपाण को चलाना जारी रखा और उसकी आंखें क्षेत्र को स्कैन कर रही थीं। जल्द ही उन दोनों की निगाहें स्कूल के गेट पर पड़ीं। काले गधे ने सफ़ेद गधे की गर्दन पकड़ ली थी और खुशी खुशी भाग रहा था। जब दोनों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तब काले गधे ने चुपके से आकर सफ़ेद गधे को फिर से मार गिराया। फिर उसने सफ़ेद गधे को घसीट कर ले गया। कोंग दाओ ने जब ये देखा तो वह लगभग पागल हो गया। उसने चिल्लाया और वांग बाओले को अनदेखा करते हुए काले गधे की ओर भागा। वांग बाओले के चेहरे पर एक अजीब सी झलक थी, जिसमें झुंझलाहट की भावना भी थी। मैं यहाँ तुम्हारे द्वारा की गई परेशानी को साफ करने आया हूँ, जबकि तुम मज़े कर रहे हो। ये तो क्या बेवकूफ़ी है। वांग बाओले हताशा में उबल रहा था। उसने कोंग दाओ को गधों का पीछा करते हुए देखा और उसे उन्हें जाते हुए देखने का मन हुआ, लेकिन अंत में उसने अपने पैर पटकते हुए उनके पीछे भागा। काले गधे को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ और बड़ी अनिच्छा के साथ उसने सफ़ेद गधे को नीचे गिरा दिया और एक भूमिगत नहर में घुस गया और भाग निकला। कोंग दाओ अब वांग बाओले से लड़ने के मूड में नहीं था। उसने वांग बाओले को घूर कर देखा, मानो वह अपने दिल में इस द्वेष को जला रहा हो, फिर अपने गुस्से को दबाते हुए अपने सफ़ेद गधे को ले आया। आखिर यह सब क्या था? वांग बाओले भी गुस्से में था। उसने उस दिशा को देखा जिस ओर उसका गधा भागा था, फिर मुस्कुराया। वह अपने घर लौट आया और गधे के वापस आने का इंतजार करने लगा। गधा पूरी रात वापस नहीं आया। वांग बाओले को जल्दी नहीं थी। हालांकि उसकी विस्तारित इंद्रियां उसे यह नहीं बता पा रही थीं कि गधा कहाँ है, लेकिन वह जानता था कि वह अभी भी जीवित है। उसने इंतजार करते हुए प्रशिक्षण लिया। वह उसे 3 दिन देने वाला था। अगर गधा तब तक वापस नहीं आता तो वह एक आदेश जारी करता और उसका मुंह बंद कर देता। गधे को आसन खतरे का आभास हो गया होगा। 3 दिन बाद देर रात गधा चुपके से वापस आ गया। वापस भागते समय उसके मुंह में एक गोली की बोतल थी। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आया, उसने बोतल गिरा दी और वांग बाओले की ओर लात मारी। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह अपने माता पिता को खुश करने की कोशिश कर रहा एक आज्ञाकारी बच्चा हो। हालांकि ये किसी काम का नहीं था। जैसे ही वांग बाओले ने अपनी आंखें खोलीं, उसने गधे को पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। गधा दर्द से चिल्लाया। वांग बाओले ने आखिरकार उसे एक आखिरी गुस्से वाली लात मारी। सिर्फ इसलिए घर को तोड़ देना क्योंकि तुम्हें 3 दिनों से पीटा नहीं गया। बोलो, क्या तुम बेवकूफ़ हो?
क्या तुम्हें नहीं पता कि एक बार काम पूरा हो जाने के बाद दूसरों को चुप करा देना भी एक चीज़ है? बेवकूफ़, तुम्हें खुद के बाद सफाई करना सीखना चाहिए। वांग बाओले ने गधे को घूरा जैसे कोई शिक्षक अपने बेपरवाह छात्र पर क्रोधित हो और उसे फिर से लात मारी। इस बार गधा चिल्लाया नहीं। उसकी आंखों में एक विचारशील भाव था। उसके चेहरे पर भाव एक पल बाद गंभीर हो गया। उसे लगा कि वांग बाओले ने जो कहा था वह सही था। उसने अपना सिर सैन्य अड्डे की दिशा में घुमाया और अपनी आंखों में हिंसा भरी चमक बिखेरी और कुछ बार सूंघा। वांग बाओले को गधे से कोई मतलब नहीं था। उसने गोली की बोतल उठाकर खोलने से पहले उसे एक और बार डांटा। उसे नहीं पता था कि बोतल में कौन सी गोलियां हैं, लेकिन उनकी गंध अच्छी थी। गधे को शायद कहीं से ये गोलियां मिल गई होंगी। उसने सूंघा, बोतल रखी और गधे पर फिर से चिल्लाया। अगर तुम गधे बनने वाले हो तो तुम्हें कम से कम एक चालाक गधा बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हारे लिए रात का खाना बनाऊंगा। वांग बाओले ने कंधे उचका दिए। उसे लगा कि उसका गुस्सा खत्म हो गया है। उसने अपने ध्यान में वापस जाने का फैसला किया। गधा शायद पहले सुअर की तरह चिल्ला रहा था, लेकिन वह अभी भी एक जानवर था। उसकी साधना आगे बढ़ चुकी थी और उसका भौतिक शरीर मजबूत हो गया था। पहले की चीखें ज्यादातर दिखावा थीं। गधे ने देखा कि वांग बाओले उसे अनदेखा कर रहा है और वह मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके साथ दुर्व्यवहार किए जाने का कोई संकेत नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह इस तरह की पिटाई का आदी हो चुका था और उसे कोई दर्द भी महसूस नहीं हुआ था। हालांकि उसकी आंखों में विचार विमर्श का भाव था। उसने फिर से सैन्य अड्डे की दिशा में देखा, जैसे कि अपने साथी को चुप कराने की संभावना पर विचार कर रहा हो। ये स्पष्ट था कि विचार तो बहुत सीधा लग रहा था, लेकिन इसे लागू करना उतना आसान नहीं था जितना कि लग रहा था। गधा भले ही बहुत मूर्ख हो, लेकिन फिर भी उसमें आत्मसंरक्षण की कुछ प्रवृत्ति थी। वह जानता था कि अगर उसने वास्तव में योजना को अंजाम दिया तो वह और अधिक मुसीबत को आमंत्रित करेगा और उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ सकता है। उसने आह भरी और नाक से सूंघते हुए विचार छोड़ने का फैसला किया। हालांकि उसने काम करने के बाद अपने साथियों को चुप कराने का विचार अपने दिमाग में रखा। यह विचार आते ही गधे ने वांग बाओले की ओर एक नज़र डाली। उसकी आंखों में मानवीय भावना की झलक थी। यह मूर्ति पूजा थी। उसे सचमुच लगा कि उसका मालिक एक अद्भुत व्यक्ति है। उसने उसे ये सभी महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाए थे जो सभी सत्य साबित हुए। उसने उससे कहा था कि उसे बदला लेना चाहिए। उसने वही किया। अब जब भी सफ़ेद गधा उसे देखता तो डर से कांप उठता। ये सोचकर गधा खुद पर प्रसन्न हो गया। समय लगातार बीतता गया और वह अपने मालिक की ओर चुपके से देखता रहा। आधा महीना पलक झपकते ही बीत गया। इस अवधि के दौरान गधा अधिक आज्ञाकारी हो गया था। वह अब भी दिन में जल्दी घर से निकल जाता था और देर रात को लौटता था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह अब सैन्य अड्डे पर नहीं जाता था। वांग बाओले उस पर लगातार नज़र रखने में बहुत व्यस्त था। वह अपनी निर्माण कठपुतलियों को निखारने में व्यस्त था। उसने डिज़ाइन को परफेक्ट कर लिया था। अब उसका समय बड़े पैमाने पर उत्पादन और संशोधनों में लग रहा था। वह न्यू मार्स क्षेत्र के बारे में खबरों पर भी नज़र रख रहा था। उसके पास जितने भी चैनल थे उनसे उसने आखिरकार स्थिति की पूरी तस्वीर तैयार कर ली। जैसे जैसे वह सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श करता गया, उसका उत्साह बढ़ता गया। उसने गधे की परवाह नहीं की। वह जंगली हो गया, अपना भोजन खुद खोजता रहा और वांग बाओले को बहुत सारे स्नैक्स खरीदने से बचाता रहा। नए मंगल क्षेत्र बनाने की योजना के बारे में खबर धीरे धीरे इन 2 हफ्तों में चुनिंदा लोगों में फैल गई। संघ में विभिन्न राजनीतिक ताकतों ने जल्द ही इस पहल को बहुत महत्व देना शुरू कर दिया। वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे। आखिरकार सब कुछ अंतिम रूप से तय हो गया। मंगल सरकार ने जल्द ही एक घोषणा जारी की। मंगल पर एक नया शहर क्षेत्र बनाया जाने वाला था। नया शहर क्षेत्र जंगल में एक निर्दिष्ट स्थान पर बनाया जाएगा। ये वर्तमान मंगल कॉलोनी शहर के किसी भी शहर क्षेत्र से बड़ा होगा। शुरुआती योजनाओं से पता चला कि इस नए शहर क्षेत्र का आकार वर्तमान शहर का 10वां हिस्सा होगा। ये स्पष्ट रूप से एक बड़े पैमाने की पहल थी। एक नए शहर क्षेत्र को स्वाभाविक रूप से प्रशासन की अपनी शाखा की आवश्यकता होगी जो संघ संरचना का पालन करे, और नए शहर क्षेत्र को चलाने के प्रभारी व्यक्ति को प्राथमिक रैंक 4 नोबल नामित किया जाएगा। नए शहर क्षेत्र को चलाने वाला व्यक्ति चाहे जो भी हो, उसके पद को प्राथमिक रैंक 4 नोबल में पदोन्नत किया जाएगा। एक प्राथमिक रैंक 4 नोबल 4 दाव कॉलेजों में विभिन्न मंडपों के स्तर के ग्रैंड एल्डर्स थे। उस स्तर पर अधिकांश कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक होंगे। ऐसे लोग भी थे जो फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में थे, लेकिन वे कम थे। उनमें से प्रत्येक के पास बहुत अधिक राजनीतिक प्रभाव था। कार्य प्रगति की सामान्य दर के आधार पर वांग बाओले को पता था कि माध्यमिक रैंक 4 नोबल से प्राथमिक रैंक 4 नोबल तक बढ़ने से पहले उसे कुछ समय की आवश्यकता होगी। ये तब भी था जब उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसकी साधना भी एक निश्चित स्तर पर होनी चाहिए। हालांकि एक नए शहर क्षेत्र के निर्माण ने एक शानदार अवसर प्रस्तुत किया।
जब तक उसे नौकरी के लिए अनुशंसित किया जा सकता है, वह रैंकों में तेजी से आगे बढ़ेगा। वह न केवल प्राथमिक रैंक 4 नोबल बनने के लिए आगे बढ़ेगा, बल्कि वह पूरे शहर क्षेत्र को भी नियंत्रित करेगा। उस समय उसके पास कितनी शक्ति होगी, इस बारे में सोचना उसे उत्साहित करता था और उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक उठती थीं। उसने इस अवधि के दौरान विभिन्न चैनलों से काफ़ी जानकारी प्राप्त की थी। उसने इस बात की काफ़ी स्पष्ट समझ हासिल कर ली थी कि नए शहर क्षेत्र का अर्थ चीज़ों की भव्य योजना में क्या है और जानता था कि ये दिव्यायुध की निरंतर खुदाई में महत्वपूर्ण था। जो व्यक्ति नए शहर क्षेत्र को नियंत्रित करता था, उसे दिव्य आयुध के लिए भविष्य की खुदाई में बहुत फायदा होगा। कोई भी राजनीतिक ताकत इस तरह के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाएगी। वे अकेले में क्रूरता से लड़े और पुरस्कार को भूखी आंखों से देखा। वांग बाओले को शायद लड़ाई होती हुई न दिखाई दे, लेकिन वह अपने मन में इसकी कल्पना कर सकता था। आखिरकार ये संघ में दिखाई देने वाला दूसरा दिव्य आयुध होगा। कोई भी राजनीतिक ताकत इसे अपने पास रखने का मौका नहीं छोड़ेगी। संघ के लिए दिव्य आयुध पर एकाधिकार करना भी मुश्किल होगा। अगर वह मामले को ठीक से नहीं संभालता तो इससे भयंकर लड़ाई छिड़ सकती है। इसीलिए एक नए शहर क्षेत्र की योजना बनाई गई थी। एक तरफ इसने आगे के मार्टियन उपनिवेशीकरण की जरूरतों को पूरा किया, दूसरी तरफ इसने संघ में विभिन्न राजनीतिक ताकतों को लागू नियमों और विनियमों के साथ एक दूसरे के खिलाफ खुद को खड़ा करने का मौका दिया। घोषणा ने चयन के लिए नियम प्रदान किए थे, ये तय करने के लिए कि नए शहर क्षेत्र का मेयर कौन होगा। असंख्य योग्य आवेदकों में से 10 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और विजेता का निर्धारण करने के लिए एक मूल्यांकन परीक्षण होगा। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन पूरे संघ में वास्तविक समय में प्रसारित किया जाएगा। हर कोई परीक्षण देख सकेगा और इसका स्थान जंगली मैदान होगा जहां नया दिव्य आयुध क्षेत्र बनाया जाना था। दिव्य आयुध प्रलय के आसपास के 10 क्षेत्रों को सीमांकित किया गया था। प्रत्येक उम्मीदवार 10,000 लोगों को साथ ला सकता था। इन सेवकों की साधना उम्मीदवार की साधना से अधिक नहीं होनी चाहिए। वे अपने क्षेत्र में शिविर स्थापित करेंगे और अपने स्वयं के प्रस्तावों और ब्लूप्रिंट के आधार पर एक शहर का सरलीकृत मॉडल बनाएंगे। फिर उनका वास्तविक युद्ध के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा। जब संघ के मजबूत योद्धाओं के दल ने उन प्रलय की जांच की थी जहां उस समय मार्टियन दिव्य आयुध था, तो उन्हें कई जीव मिले थे जो दिव्य आयुध की शक्ति के कारण उत्परिवर्तित हो गए थे। कुछ विशिष्ट कारणों से वे दिव्य आयुध को तुरंत खोद नहीं पाए और केवल प्रलय को सील कर पाए। इस परीक्षण के दौरान सील को आंशिक रूप से हटा दिया जाएगा ताकि अंदर के कुछ जीव बच सकें। परीक्षण का उद्देश्य दिव्य आयुध प्रलय से आने वाली दैवीय ज्वार का सामना करना और उसका बचाव करना था। दैवीय ज्वार के बाद खड़े रहने वाले अंतिम शहर मॉडल वाला उम्मीदवार विजयी होगा और नए मंगल क्षेत्र का महापौर बनेगा। परीक्षण का आधार यह सुनिश्चित करना था कि नवचयनित महापौर नए शहर क्षेत्र के निर्माण के साथ साथ दैवीय आयुध के लिए भविष्य की खुदाई का प्रभार संभालने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति था। उसे शहर क्षेत्र की योजना बनाने और उसकी रक्षा करने में कुशल होना चाहिए। चयन का पहला दौर 10 उम्मीदवारों का चयन करना था। प्रत्येक आवेदक को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा जिसमें विस्तार से बताया जाएगा कि उसने शहर क्षेत्र के निर्माण की योजना कैसे बनाई है। उन्हें अपनी योजनाओं का वर्णन और चित्रण करना होगा। प्रस्ताव का मूल्यांकन राज्यपाल और कुछ अन्य लोगों द्वारा किया जाएगा और पैनल 10 सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावों को चुनेगा। डिजाइनर 10 फाइनलिस्ट होंगे। यह एक ऐसा मूल्यांकन था जो सिद्धांत और व्यवहार दोनों के आधार पर किसी का मूल्यांकन करता था। यह एक निष्पक्ष मूल्यांकन की तरह लग रहा था, लेकिन इसने अनुचितता के अवसर भी प्रस्तुत किए। हर उम्मीदवार के पास अपनी राजनीतिक ताकतें थीं और हर किसी के पास कम से कम 10,000 सहायक थे। उनका समर्थन करने वाली राजनीतिक ताकतें अपने उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए अपने सभी संसाधनों को झोंक देती थीं। हालांकि ये सबसे अच्छा था जो वे कर सकते थे। आखिरकार हर कोई दिव्य आयुध पर भूखी निगाह से देख रहा था। उम्मीदवार की सहायता के लिए 10,000 सेवकों को अनुमति देने की शर्त कुछ ऐसी थी जिस पर विभिन्न राजनीतिक ताकतें सहमत थीं। यह मार्टियन कॉलोनी गवर्नर के लिए एक अच्छा परिणाम था। ये बाहरी राजनीतिक ताकतें मार्टियन कॉलोनी के विस्तार में योगदान दे रही थीं। वह जानती थी कि प्रतिस्पर्धा कड़ी होगी। वैसे भी दिव्य आयुध मंगल ग्रह पर था। वह इस ग्रह की गवर्नर थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंत में कौन जीतता है, उन्हें उसके नियमों का पालन करना होगा और उसे थोड़ा सम्मान दिखाना होगा। उसे इस बात पर कोई प्राथमिकता नहीं थी कि नया मेयर खुद को किससे संबद्ध करेगा। उसकी केवल एक शर्त थी और वह थी, आवेदन करने से पहले आवेदक मंगल ग्रह पर तैनात होना चाहिए। मंगल ग्रह के कॉलोनी शहर में वांग बाओले सहित कई साधक उस अनोखी आवश्यकता के बारे में सुनकर चौंक गए। मुझे पता था, एक प्राथमिक रैंक 4 नोबल। वांग बाओले ने घोषणा पढ़ने के बाद उत्साह से अपने कार्यालय में चहलकदमी शुरू कर दी। उसकी आंखें एक उज्ज्वल लालची रोशनी से चमक रही थीं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह नए मंगल क्षेत्र में इस नई नियुक्ति को बहुत चाहता था। उसे ये भी याद था कि इथरियल दाओ कॉलेज के संप्रदाय के भगवान ने क्या कहा था।
दाओ कॉलेज के मंडप का एक ग्रैंड एल्डर और एक प्राथमिक रैंक 4 नोबल बनने के लिए किसी को कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की साधना और पर्याप्त अनुभव की आवश्यकता होती है। ऐसा होने के लिए समय की भी आवश्यकता थी। तीनों शर्तें पूरी होनी थीं। जब चेन यूटोंग के शिक्षक ने एक सामान्य एल्डर से ग्रैंड एल्डर बनने के लिए संघर्ष किया था, तब भी वह अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था। उसे अपनी पदोन्नति प्राप्त करने में लगभग 6 महीने लग गए। उसने इस प्रक्रिया के दौरान अन्य प्रतियोगियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। यह एक चुनौती थी। एक मंडप का ग्रैंड एल्डर और नए मंगल क्षेत्र का मेयर दोनों प्राथमिक रैंक 4 नोबल हो सकते हैं, लेकिन उनके पास जो शक्ति थी वह बहुत अलग थी। वान बाओले इस विचार से उत्साह से अभिभूत हो गए। उन्होंने संभावित उम्मीदवार बनने के विभिन्न तरीकों का फिर से ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। फिर उन्होंने गहराई से सोचा, उम्मीदवार बनने के लिए चयन मानदंड स्पष्ट रूप से सिद्धांत पर आधारित है। यदि सिद्धांत पास हो जाता है तो उम्मीदवार को इसे लागू करना होगा और दिव्य आयुध क्षेत्र में इसका परीक्षण करना होगा। इसे पूरे ग्रह पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। इसका मतलब है कि आधारहीन भव्य योजनाएं काम नहीं करेंगी। भले ही कोई सफल हो जाए और उम्मीदवार बन जाए, अगर उनके सिद्धांत को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है तो वे नए शहर क्षेत्र के मेयर बनने के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे किस तरह का प्रस्ताव पेश करना चाहिए? वान बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उन्होंने बहुत देर तक सोचा। फिर उनकी आंखें चमक उठीं। उनके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। चूंकि हम इसे लागू करने जा रहे हैं, तो क्यों न मैं अपने अनंत किले के ब्लूप्रिंट का उपयोग करूं, जिस पर मैंने इतने लंबे समय तक काम किया है, प्रस्ताव के रूप में। इस विचार से वान बाओले की सांस तेज हो गई। जिन डोमिंग के गढ़ को देखने और उससे ईर्ष्या करने के बाद उसने अपना खुद का गढ़ बनाने का फैसला किया था। इसमें उसका बहुत समय और ऊर्जा लगी। उसने निर्माण कठपुतलियों की एक बड़ी सेना भी तैयार कर ली थी। यह एक शौक था जो उसकी अपनी भौतिकवादी इच्छाओं और शोधन में उसकी दक्षता का परिणाम था। अब जैसे ही उसने घोषणा पढ़ी और आवश्यकताओं को देखा, वान बाओले को अचानक लगा कि प्रस्ताव के लिए अपना खुद का गढ़ प्रस्तुत करने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ विशाल बनाने जा रहा हूं, जो एक गढ़ और एक शहर दोनों हो। वान बाओले की धड़कनें तेज हो गईं और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब उसने इसे डिज़ाइन किया था तो उसका गढ़ काम आ सकता है। यह एक अनजाने वरदान था। वह अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सका। ये पूर्व निर्धारित लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे यह जीतना तय था। ऐसा लगता है कि सब कुछ सितारों में लिखा हुआ है। ये किस्मत में है कि मैं, वान बाओले, उठकर मंगल ग्रह पर एक अमिट छाप छोड़ जाऊंगा। वान बाओले जोर से हंस पड़े। उन्होंने जल्दी से अपने गढ़ के ब्लूप्रिंट निकाले और कुछ संशोधन किए। उन्होंने मन बना लिया, वे नए शहर क्षेत्र के नए मेयर बनने जा रहे थे। जबकि वान बाओले अपनी तैयारियों में लगे थे, कोंग दाओ, झुओ यिक्सियन, लीही और बाकी लोग भी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे। वे सभी नए मंगल क्षेत्र के लिए बनाए गए नए पद और भविष्य में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका से आकर्षित थे। उनका समर्थन करने वाली राजनीतिक ताकतों ने भी अपना होमवर्क किया था और वे अपने प्रतिनिधियों के उम्मीदवार बनने और संभावित रूप से नए शहर क्षेत्र के मेयर के रूप में उभरने को लेकर उत्साहित थे। ये संघ में प्रमुख राजनीतिक ताकतों के लिए भी सच था। यहाँ तक कि गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय, जिसे मिस्टिक लूना दायरे की घटना के दौरान दंडित किया गया था, ने भी लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया। इसने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी ताकि इस बार वह विजयी हो सके। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीति और अंदरूनी लड़ाई शुरू कर दी। मंगल ग्रह के नए क्षेत्र की खबर ने पूरे मंगल ग्रह के कॉलोनी शहर में गर्मागर्म बहस छेड़ दी। धरती पर भी इस पर चर्चा हुई। अनगिनत मीडिया एजेंसियों ने इस खबर पर एकमत होकर रिपोर्टिंग शुरू कर दी, मानो उन्हें सत्ता से कोई संदेश मिला हो। समय बीतता गया और बहसें और भी गर्म होती गईं। धरती और मंगल दोनों के निवासी इस खबर पर बड़ी दिलचस्पी से नजर रख रहे थे। जैसे जैसे इस मामले पर लोगों का ध्यान अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, विभिन्न राजनीतिक ताकतों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर लीं। उन्हें ये खबर लोगों से पहले मिल गई थी और उन्होंने पूरी व्यवस्था के संसाधनों का इस्तेमाल किया था। प्रस्ताव जिस ढांचे और सिद्धांत पर आधारित होगा, वह काफ़ी हद तक ठोस होना चाहिए, जिसमें कोई बड़ी खामी न हो। जब प्रस्ताव की बात आती है तो हर किसी की अपनी खूबियां और कमजोरियां होती हैं। वान बाओले ने भी अपने प्रस्ताव को संशोधित और परिपूर्ण किया था। उसने आत्मविश्वास से अपना आवेदन जमा करने से पहले इसे कुछ बार जांचा। उसने आवेदन के साथ अपना प्रस्ताव भी संलग्न किया था। उसके बाद वह बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ सका। उसने मंगल ग्रह पर हो रहे नए शहर क्षेत्र के बारे में चर्चाओं का बारीकी से पालन किया। उसने उन लोगों से भी संपर्क किया जिन्हें वह जानता था कि अन्य राजनीतिक ताकतें क्या कर रही थीं। वह उम्मीदवारी पाने को लेकर अपनी चिंता और डर को नियंत्रित नहीं कर सका। जिन डोमिंग प्रभावशाली हो सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं केवल उनकी मदद से सुरक्षित महसूस नहीं करता। भले ही सिटी लॉर्डलिन तस्वीर में आए और अपनी मदद की पेशकश की, फिर भी यह एक गारंटीकृत नियुक्ति नहीं है। वान बाओले ने एक पल के लिए सोचा।
फिर उसने अपनी आवाज संचरण अंगूठी निकाली और ईथर दाओ कॉलेज के संप्रदाय के भगवान से संपर्क किया। जैसे ही ट्रांसमिशन जुड़ा, वांग बाओले ने जल्दी से बात की। संप्रदाय के भगवान, मंगल ग्रह की सरकार ने अभी घोषणा की है कि वे एक नया शहर क्षेत्र स्थापित करेंगे। क्या आप मदद कर सकते हैं? वांग बाओले ने उत्सुकता से संप्रदाय के स्वामी के साथ विवरण साझा किया। शब्द उसके मुंह से तेजी से निकले। उसने भाग लेने की अपनी इच्छा प्रकट की और संप्रदाय के स्वामी की सहायता का अनुरोध करने वाला था। तभी संप्रदाय के स्वामी की हताश आवाज संचारण रिंग से बाहर निकली। बाओले, इस मामले में भाग मत लो। क्या? वांग बाओले ठिठक गए। मुझे न्यू मास्क क्षेत्र के बारे में पता है और मैंने तुम्हारी उम्मीदवारी के लिए लड़ने की कोशिश की है। लेकिन 4 दाओ कॉलेजों ने हमारे सभी संसाधनों को इकट्ठा करने और लीगी को न्यू मास्क क्षेत्र का मेयर बनने के लिए समर्थन देने का निर्णय लिया है। संप्रदाय के स्वामी थके हुए लग रहे थे। जब वांग बाओले ने यह सुना तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं। चुप रहते हुए उन्हें यह अस्वीकार्य लगा। वह क्यों? वांग बाओले ने आखिरकार एक पल की चुप्पी के बाद धीमी आवाज में कहा। क्योंकि उसे मार्टियन कॉलोनी के डिप्टी गवर्नर, साथी दाओवादी ओस्मांथस का समर्थन प्राप्त है। उसने दाओ कॉलेजों से बात की है और लीगी को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया है। दाओ कॉलेजों के अतिरिक्त समर्थन के साथ लीगी की सफलता की संभावना 60 या 70% तक बढ़ जाएगी। 4 दाओ कॉलेज नए मंगल क्षेत्र के मेयर बनने का लक्ष्य बना रहे हैं। एक संयुक्त मूल्यांकन के बाद उन्होंने लीगी की सफलता की संभावना को आपसे अधिक आंका, संप्रदाय के स्वामी ने धीरे से कहा। उसे लगा कि यह निर्णय अन्यायपूर्ण था और उसे अभी भी इस बारे में थोड़ा दुख हो रहा था, लेकिन अन्य 3 संप्रदाय के स्वामी ने अपनी स्वीकृति दे दी थी। लीगी ने खुद को एक मजबूत सहयोगी भी पाया था। यदि ये किसी अन्य राजनीतिक ताकत के साथ होता तो 4 दाओ कॉलेजों ने शायद उसके गठबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया होता, लेकिन यह विशाल वृक्ष था, मार्टियन कॉलोनी का उपराज्यपाल। उसका समर्थन 4 दाओ कॉलेजों को लीगी को अपना पूरा समर्थन देने के लिए राजी करने के लिए पर्याप्त था। उपराज्यपाल ने सुझाव दिया था कि दाओ कॉलेज अपने संसाधनों को विभाजित करने के बजाय एक उम्मीदवार पर ध्यान केंद्रित करें ताकि सफलता की सबसे बड़ी संभावना सुनिश्चित हो सके। व्हाइट डियर दाओ कॉलेज, जहां से लीगी थे, ने सहमति व्यक्त की और एक ही उम्मीदवार लीगी के लिए अपने संसाधनों को एक साथ जोड़ने का निर्णय लिया। बाओले, परेशानी मत करो। भले ही इस बार तुम्हें नहीं चुना गया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए उपमहापौर पद के लिए लड़ाई लड़ी है। नए शहर क्षेत्र में 4 उपमहापौर होंगे। अगर लीगी सफल होते हैं तो आप न्यू मास्क क्षेत्र के उपमहापौर बन जाएंगे। वांग बाओले का चेहरा नाखुशी से काला पड़ गया क्योंकि उसने वॉयस ट्रांसमिशन रिंग पर संप्रदाय के भगवान की बात सुनी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर बर्फ के पानी की एक बाल्टी फेंक दी हो। वह जो आक्रोश महसूस कर रहा था वह इतना प्रबल था कि वह आगे क्या कह रहा था इसे नियंत्रित नहीं कर सका। संप्रदाय के भगवान, मैंने दाओ कॉलेज के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने दाओ कॉलेज के लिए खून बहाया, मैं भी 100 पौधों में से एक बन गया। मैं बाओले, संप्रदाय के स्वामी ने वांग बाओले की बात बीच में ही रोक दी। उसने आह भरी। जब वह फिर से बोला तो उसका स्वर नर्म था और उसकी धीमी आवाज थका हुआ और शक्तिहीन लग रही थी। बाओले, इथरियल दाओ कॉलेज 4 दाओ कॉलेजों का नेतृत्व नहीं कर रहा है। व्हाइट डियर दाओ कॉलेज अब हमारा नेतृत्व करता है। इथरियल दाओ कॉलेज के पास केवल एक वोट है जो तय हो चुका है, हम उसे बदल नहीं सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्टियन कॉलोनी के उप गवर्नर ने लीगी को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया है। उसने प्रसारण समाप्त करने से पहले थोड़ी देर के लिए वांग बाओले को सांत्वना दी। उसकी आवाज़ में पछतावा और माफ़ी थी। वांग बाओले ने अपनी आवाज़ प्रसारण रिंग को घूरते हुए अपने दिल में आक्रोश को और मजबूत किया। उसने घूर कर देखा। समर्थन होने में क्या खास बात है? समर्थन न होने में कुछ भी गलत नहीं है। जब तक मैं उम्मीदवारों में से एक बन जाता हूँ, लीगी की कौन परवाह करता है? मैं उसे कुचल दूंगा। वांग बाओले ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा उतना ही वह क्रोधित होता गया। उसने अपनी आवाज़ प्रसारण रिंग को पकड़ लिया और उग्र विचारों में डूब गया। उसने तुरंत जनरल जोऊ से संपर्क किया, जिसे उसने अपनी तोपें बेची थीं, मदद के लिए। जनरल जोऊ ने वांग बाओले के प्रसारण को गंभीरता से लिया। पृथ्वी पर सेना पर वांग बाओले का कर्ज था। जब उसे समझ में आया कि वांग बाओले को उससे क्या चाहिए, तो उसने बहुत देर तक सोचा, फिर वांग बाओले को सूचित किया कि हालांकि सेना उसे दिव्य आयुध क्षेत्र में अंतिम परीक्षण में मदद करने में असमर्थ थी, लेकिन वे उसे 10 उम्मीदवारों की सूची में स्थान दिलाने में मदद कर सकते थे। वे सफलता की गारंटी नहीं दे सकते थे, फिर भी उनकी सफलता की संभावनाएं बढ़ गई थीं। वांग बाओले तुरंत भावुक हो गए और उन्होंने प्रसारण समाप्त करने से पहले कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया। वांग बाओले ने अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग नीचे रखी और गहरी सांस ली। वह जानता था कि वह एक आम परिवार से पैदा हुआ था। उसे किसी भी मजबूत राजनीतिक व्यक्ति या संस्था का समर्थन नहीं था। अब उसके पास जो कुछ भी है, उसने कड़ी मेहनत से कमाया है।
ये लोग कितने महान हो सकते हैं अगर उन्हें अपने समर्थन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़े। मैं अपने प्रयासों से उन सभी को कुचल दूंगा। वांग बाओले ने नाक सिकुड़ी। उसे लगा कि उसने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। वह अभी भी उम्मीदवार के रूप में चुने जाने के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, लेकिन कम से कम अब उसे लगा कि उसके पास पहले से अधिक संभावनाएं हैं। दिन बीतते गए। 10 दिन बाद, चयन के कुछ दौर से गुजरने के बाद, आवेदनों को अंतिम 20 तक सीमित कर दिया गया। उनके प्रस्ताव मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर के सामने पेश किए गए। वे ही अंतिम 10 उम्मीदवारों का चयन करने वाले थे। मार्टियन कॉलोनी गवर्नर के कार्यालय में 20 प्रस्ताव भेजे गए। विशाल वृक्ष ने अपने शेड्यूल से समय निकाला और कार्यालय में पहुंचा। वह गवर्नर के सामने बैठा और मुस्कुराया। वे संबंधित जेड स्लिप्स को देखते हुए सहजता से बातें करते रहे। ये प्रस्ताव काफ़ी रचनात्मक है। ये दिव्य आयुध कैटाकॉम्स पर सील की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए एक सरणी संरचना का उपयोग करने और अपनी खुद की शक्ति को बढ़ाने के लिए उक्त ऊर्जा का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है। प्रस्ताव पढ़ने के बाद गवर्नर मुस्कुराए। उसने इसे विशाल वृक्ष को सौंप दिया। विशाल वृक्ष ने प्रस्ताव को स्कैन किया और इसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम पकड़ा। ये 5 पीढ़ी के आकाश कबीले से झुओ यिक्सियन था। उसने मुस्कुराया और स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। फिर उसने एक और जेड स्लिप की ओर इशारा किया और इसे गवर्नर को सौंप दिया। मुझे लगता है कि यह भी काफ़ी अच्छा प्रस्ताव है। शहर का क्षेत्र गोलाकार होगा, जिसमें आंतरिक क्षेत्र में 3 छल्ले और बाहरी क्षेत्र में 3 और छल्ले होंगे। वे आपस में जुड़े हुए हैं और परावर्तक शक्तियों से भरे हुए हैं। इससे लोगों का आसानी से पलायन हो सकेगा और दिव्य आयुध के विकिरण से सुरक्षा मिलेगी। बाद वाले पर विचार करना सराहनीय है। ये सुनने के बाद राज्यपाल ने एक नज़र डाली। उसने प्रस्ताव पर लीही का नाम देखा और विशाल पेड़ की ओर देखा। वह थोड़ा मुस्कुराए। बुरा नहीं है, हम उसे ले लेंगे। विशाल पेड़ ने बिना कुछ कहे वापस मुस्कुरा दिया। वे प्रस्तावों को देखते रहे। वे जल्द ही सभी 20 प्रस्तावों के साथ समाप्त हो गए और आसानी से 9 उम्मीदवारों को चुन लिया। अंतिम 10वें उम्मीदवार के लिए राय में मतभेद थे। राज्यपाल, मुझे लगता है कि सेनेटर चेन के बेटे चेन लू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव हमारी आवश्यकताओं के लिए बेहतर है। वांग बाओले का प्रस्ताव बुरा नहीं है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से अतिशयोक्ति के तत्व हैं। वह इसे शाश्वत किला कहता है। मुझे विश्वास नहीं है कि इस दुनिया में कोई ऐसा गढ़ है जो सब कुछ झेल सके और हमेशा के लिए खड़ा हो सके। विशाल पेड़ ने अपना सिर हिलाया। वह वांग बाओले पर हमला करने की जहमत नहीं उठा सकता था। सबको पहले से ही पता था कि वह युवक को नापसंद करता है। अपनी नापसंदगी को छिपाने और अपनी बातों को छोटा करने की कोशिश करने के बजाय उसने ईमानदारी और खुले तौर पर अपने विचार व्यक्त करने का फैसला किया। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वांग बाओले का प्रस्ताव चयन के लिए पिछले 20 प्रस्तावों में शामिल हो गया था। इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव को एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति द्वारा समर्थित और अनुशंसित किया गया था। इस तरह वे चयन के पहले दौर में सफलतापूर्वक अपना रास्ता बना पाए थे, जिसमें अनगिनत अन्य आवेदकों को बाहर कर दिया गया था और वे खुद को अंतिम दौर में ले आए थे जो उनके और राज्यपाल के सामने प्रस्तुत किया गया था। ऐसे कई लोग थे जो शीर्ष 20 में जगह नहीं बना पाए थे और पहले दौर में बाहर हो गए थे। वे सभी आवेदक शक्तिशाली राजनीतिक संस्थाओं से आए थे। वांग बाओले तब सफल हुए जब वे सफल नहीं हुए। जाहिर है, यह उनकी ओर से बहुत अधिक काम का परिणाम रहा होगा। तो क्या यह शाश्वत किला एक अच्छा विचार लगता है, लेकिन ये बहुत ही बेतुका विचार है। भले ही वांग बाओले का समर्थन करने वाला कोई हो, लेकिन ये काम नहीं करेगा। विशाल वृक्ष ने मन ही मन उपहास किया और राज्यपाल की ओर देखा। राज्यपाल ने कुछ नहीं कहा। उसने वांग बाओले के प्रस्ताव को उठाया और उसे विस्तार से देखा। उसकी आंखों में एक गहरी, विचारशील नज़र थी। वह अपने फैसलों पर विचार कर रही थी। वह विचार विमर्श कर रही थी। ट्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन और लिन यू दोनों ने वांग बाओले के बारे में अच्छी बातें कही थीं। यहाँ तक कि इथरियल दाओ कॉलेज के संप्रदाय के स्वामी ने भी कुछ दिन पहले उससे बात की थी। 3 पार्टियों को अलग अलग स्तर का समर्थन प्रदान करने के लिए तैयार करना पहले से ही एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। उसे कल अपने साथी से एक आवाज़ संचार भी मिला था। सेना ने उससे संपर्क किया था। इस वांग बाओले के पास वाकई कई तरकीबें हैं। राज्यपाल की आंखें ठंडी थीं। वह ऐसी तरकीबों के खिलाफ नहीं थी। हालांकि उसे खुद वांग बाओले का प्रस्ताव अव्यावहारिक लगा। वह विशाल पेड़ से सहमत थी। वह वांग बाओले के प्रस्ताव को एक तरफ रखने ही वाली थी कि उसकी आवाज़ संचार की घंटी बजी। राज्यपाल ने अपना सिर नीचे किया। उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। वह अपने पैरों पर खड़ी हुई और चली गई। संचार शुरू करने से पहले उसके चारों ओर एक ढाल आ गई। विशाल पेड़ अपनी सीट पर स्थिर बैठा था, बिना हिले डुले और भाव अपरिवर्तित। उसने राज्यपाल की आंखों में भाव देखा था। उसे पूरा भरोसा था कि वांग बाओले को फाइनलिस्ट में से एक के रूप में नहीं चुना जाएगा। यह एक छोटी सी बात थी। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
उसने ली यी का प्रस्ताव उठाया और उसे ध्यान से पढ़ा। उसने 4 दाव कॉलेजों को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया था और प्रस्ताव के लिए कुछ सलाह भी दी थी। जितना ज़्यादा वह इसे पढ़ता उतना ही ज़्यादा खुश होता। राज्यपाल ने जल्द ही अपना वॉयस ट्रांसमिशन समाप्त कर दिया। वह वापस लौटी और बैठ गई। उसने कुछ देर तक विचार विमर्श किया और अंत में मुस्कुराए और वांग बाओले की जेड स्लिप की ओर इशारा किया। चलो वांग बाओले को अंतिम उम्मीदवार के रूप में चुनते हैं। ये सुनकर विशाल वृक्ष की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। उसने अपना सिर उठाया और राज्यपाल को घूरा। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था क्योंकि उसे पहले की वॉयस ट्रांसमिशन याद आ रही थी। उलझन में और अभी भी अनिश्चित कि क्या हुआ था, उसने बिना अपने विचार बताए सिर हिलाया और सहमति जताई। 10 उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया गया। अगले दिन पूरे मंगल में सूची की घोषणा की गई और फेडरेशन में भी प्रसारित किया गया। उम्मीदवार तुरंत ही ध्यान का केंद्र बन गए। 10 उम्मीदवारों में से 3 उम्मीदवार कोंगदाओ, ली यी और झुओ यिक्सियन थे। अन्य 6 उम्मीदवार गैलेक्टिक डस्क सेक्ट, प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट सेक्ट और सीनेट से आए थे। वे बहुत प्रसिद्ध नहीं थे। उम्मीदवारी के लिए एक शर्त ये थी कि उम्मीदवार मंगल ग्रह पर रहना चाहिए। इनमें से अधिकांश उम्मीदवारों को केवल उनके राजनीतिक संस्थानों के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। वे कौन थे, यह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका समर्थन करने वाली राजनीतिक इकाई कौन थी। सीनेट के लिए उनका उम्मीदवार लिन त्यानहाओ नहीं निकला। लिन त्यानहाओ ने सभी शर्तें पूरी कर ली थीं, लेकिन अपने पिता के साथ कुछ चर्चा के बाद उन्होंने अपने आवेदन को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। ट्रिलुनारिस कॉरपोरेशन से भी एक उम्मीदवार था, लेकिन वह जिन डोमिंग नहीं था। जहां तक आखिरी उम्मीदवार की बात है, वह वांग बाओले थे। अनजान लोगों को यह आश्चर्यजनक नहीं लगा होगा कि वांग बाओले का नाम सूची में दिखाई दिया। उनकी प्रतिष्ठा और योग्यताएं सर्वविदित थीं और वे 4 दाव महाविद्यालयों से थे। ये योग्यताएं उन्हें उम्मीदवार बनाने के लिए पर्याप्त थीं। जानकार कुछ लोग सूची देखकर आश्चर्यचकित हो गए। व्हाइट डियर दाव कॉलेज ने उम्मीदवारों की सूची देखते ही तुरंत इथरियल दाव कॉलेज से संपर्क किया था। बाद वाले के लिए उनके शब्द कठोर थे। वे दाव कॉलेजों और विशाल वृक्ष के बीच कोई गलतफहमी पैदा करने से डरते थे। इथरियल दाव कॉलेज के संप्रदाय के भगवान को व्हाइट डियर दाव कॉलेज से कठोर संदेश मिलने पर बहुत गुस्सा आया। वह तब गुस्से में फट पड़ा था। वे अंत में बिना किसी समाधान के एक दूसरे से हिंसक रूप से असहमत हो गए। ली यी को वांग बाओले का नाम देखकर बहुत गुस्सा आया। अपनी साधना को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी घृणा और झुंझलाहट को एक तरफ रख दिया और वांग बाओले को उनकी उम्मीदवारी पर बधाई देने के लिए एक मधुर आवाज संदेश भेजा। वांग बाओले ने ली यी के वॉयस ट्रांसमिशन का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। जब उसने देखा कि उसका चयन हो गया है तो वह बहुत उत्साहित था। उसने जल्दी से जिन डोमिंग, लिन यू और सेना को धन्यवाद भेजा। एक पल सोचने के बाद उसने इथरियल दाव कॉलेज संप्रदाय के भगवान को भी एक आवाज भेजी। संप्रदाय के भगवान को नाम सूची के बारे में पता चल गया था। वह मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। उसके बाद वांग बाओले ने अपना सारा समय निर्माण कठपुतलियों को परिष्कृत करने में बिताया। वह जानता था कि उसकी उम्मीदवारी केवल पहला कदम था। अंतिम परीक्षण में उसे अन्य उम्मीदवारों पर कोई लाभ नहीं था। ये पूरी तरह से अनुचित लड़ाई थी क्योंकि सभी को 10,000 नौकर लाने की अनुमति थी। वांग बाओले के पास ऐसा करने का कोई साधन नहीं था। अगर वह अपने छात्रों को साथ लाता तो शायद वह इसे हासिल कर पाता, लेकिन ये कोई व्यावहारिक समाधान नहीं था। उसने अपना शोध किया था। परीक्षण में खतरे का एक तत्व था और मार्टियन कॉलोनी शहर नौकरों के लिए कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा। केवल उम्मीदवार को एक जेड पर्ची दी जाएगी। वह जेड स्लिप को तोड़ सकता था और उस पर लिखे शिलालेखों को सक्रिय करके मार्टियन सिटी के सरणी गठन के साथ संबंध स्थापित कर सकता था। फिर उम्मीदवार को मार्टियन कॉलोनी सिटी में वापस टेलीपोर्ट किया जा सकता था। सरणी गठन को सक्रिय करने के लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी। सभी को जेड स्लिप के साथ फिट करना असंभव था। यही कारण था कि केवल उम्मीदवार के पास टेलीपोर्ट करने की क्षमता थी। बेशक विभिन्न राजनीतिक ताकतों के पास अपने स्वयं के संसाधन थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी खुद की तैयारी और आकस्मिक योजनाएं बनाई होंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नौकरों को सबसे अधिक सुरक्षा दी जाए। वांग बाओले की लड़ाई की भावना हर चीज के बावजूद मजबूत रही। ये बुद्धि की लड़ाई है। मुझे तैयार रहना होगा। वांग बाओले ने खुद को तैयार किया और अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने कुछ लकड़ी भी खरीदी और कुछ मूर्तियां बनाईं। उसने अपने मेगाफोन को संशोधित किया और एक बड़ा संस्करण बनाया। उसने इसी तरह की अन्य तैयारियां की। जब वह आखिरकार तैयार हो गया तो वह खुद को पूरी तरह से उत्साहित और जाने के लिए तैयार महसूस कर सकता था। फिर मूल्यांकन का दिन आ गया। वांग बाओले अपने गधे पर सवार होकर मंगल ग्रह के बंदरगाह पर पहुंचे। वह अपने चारों ओर भीड़ को देखकर हैरान रह गए और स्तब्ध रह गए। पूरे बंदरगाह में फैले विशाल बंदरगाह में 10 बड़े क्रूजर खड़े थे। हर क्रूजर के चारों ओर 10,000 लोगों के लिए पर्याप्त जगह थी।
10 क्रूजर में से 9 लोगों की भीड़ से घिरे हुए थे। शेष क्रूजर के चारों ओर एक विशाल खाली जगह थी। वान बाओले उसके बगल में अकेले खड़े थे। ये बहुत ही अलग विरोधाभास था। वान बाओले को अचानक सांस लेने में थोड़ी तकलीफ महसूस हुई। उसने ली ही और उसके पीछे साधकों की 10,000 की मजबूत सेना को देखा। उनमें से सबसे कमजोर प्राचीन मार्शल क्षेत्र के शिखर पर था। ट्रू ब्रीथ क्षेत्र में काफ़ी लोग थे और यहाँ तक कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के कई साधक भी थे, उनमें से 100 से भी ज़्यादा। कई इथरियल दाव कॉलेज से थे। उन्होंने वान बाओले को देखा था। उनके चेहरे पर भाव अस्वाभाविक थे। वे थोड़े शर्मीले लग रहे थे। वान बाओले ने उनके दोषी चेहरे पर ध्यान नहीं दिया। वह ली यी और उसके साधकों की सेना की मजबूत उपस्थिति से घबरा रहा था। उसके दिल में लड़ने की भावना खत्म हो गई जैसे ही उसने सांस ली। उसने कोंग दाओ, झुओ यिक्सियन और अन्य उम्मीदवारों पर एक नज़र डाली। हर किसी के पीछे 10,000 लोगों की सेना थी। 9 उम्मीदवारों ने विस्तृत आकाश बंदरगाह में 9 सेनाएं बनाईं। उनकी भयंकर उपस्थिति उन्हें देखने वाले हर किसी की आत्माओं को जगा देती थी। 10,000 की मजबूत सेना का विचार और जब कोई वास्तव में इसे देखता है तो वास्तविकता दो बहुत अलग चीजें थीं। वान बाओले ने उस अंतर को स्पष्ट रूप से महसूस किया। उसे पहले इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। उसके चेहरे पर नज़र बदल गई थी। उसने 9 सैनिकों को देखा और खुद को देखा जहां वह खड़ा था, और उसके चारों ओर चौड़ी खाली जगह। उसने अपना सिर नीचे किया और गधे को अपने पैरों के बीच सिकुड़ते हुए देखा, जाहिर तौर पर भयभीत। वह अपने दिल में बढ़ते डर को रोक नहीं सका। उसके प्रवेश ने अन्य दलों का ध्यान खींचा था। उसे नज़रअंदाज करना असंभव था। बाकी सभी ने अपना भव्य प्रवेश किया था। उनके लोग उनके चारों ओर जमा हो गए थे। केवल वान बाओले अपने विशाल खाली मैदान में खड़ा था, अपने गधे के साथ अकेला। विशाल खालीपन ने एक खास दुखद अकेलेपन को प्रेरित किया। हर कोई, चाहे वह ली ही हो, कोंग दाओ हो या अन्य उम्मीदवार हो, सभी के चेहरे पर एक अजीब सी झलक थी। कुछ तो खुलकर हंसने भी लगे। तो क्या हुआ, मैं में से कोई भी उन सभी को ले सकता है? ठीक है, भागो, आओ, मुझे बताओ तुम उन्हें क्या कहते हो। वान बाओले ने अपनी अपर्याप्तता की भावनाओं को दबा दिया, अपने दांत पीस लिए और गधे के सिर पर थपथपाया। गधे ने खुद को कांपना बंद करने के लिए मजबूर किया। वान बाओले द्वारा उसके सिर पर थपथपाने के बाद उसने हवा में एक जोरदार चीखी। बेटा, बेटा। वान बाओले ने अचानक महसूस किया कि उसके रेंकने से माहौल बदल गया। जब उम्मीदवार और उनके सेवक वान बाओले को देखते थे तो उनके चेहरे पर अजीब या मजाकिया भाव होते थे। मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, साथ ही मार्टियन प्रशासन के कई लोग कमांड सेंटर में थे। उन्होंने ये दृश्य देखा और पलकें झपकाईं। कुछ लोगों ने दिखावा किया कि उन्होंने इसे नहीं देखा, जबकि अन्य ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराए। उन्हें वान बाओले से बहुत उम्मीदें नहीं थीं। इसका खुद वान बाओले से कोई लेना देना नहीं था। मुकदमा तय नहीं हो सकता था, लेकिन यह विभिन्न राजनीतिक ताकतों के लिए युद्ध का मैदान था। उनमें से हर एक ने अपनी तैयारियों में बहुत सारे संसाधन और बहुत सारी ऊर्जा खर्च की थी। उन्होंने अपने उम्मीदवार के लिए जो सेवक और नौकर तैयार किए थे, वे सभी तरह के कौशल से लैस थे। वे अपने साथ कॉम्बैट कल्टीवेटर, एरे फॉर्मेशन कल्टीवेटर और धार्मिक आर्मामेंट कल्टीवेटर लेकर आए थे। उन्होंने हर तरह की तैयारी कर रखी थी ताकि वे जो भी बाधा सामने आए, उसे पार कर सकें। उन्हें समझ में आ गया था कि वान बाओले के साथ क्या हुआ था। अन्य राजनीतिक संस्थाओं ने भी जो कुछ हुआ था उसे खोज निकाला था। वे जानते थे कि वान बाओले ने 4 दाव कॉलेजों की व्यवस्था के विरुद्ध जाने का निर्णय लिया था। उसने एक तरफा उम्मीदवारी के लिए आवेदन किया था। उसके निर्णय के बारे में सभी का एक ही आकलन था। वान बाओले के पास उसका समर्थन करने वाला कोई नहीं था। भले ही उसे उम्मीदवार के रूप में चुना गया होता, लेकिन जो उसका इंतजार कर रहा था वह एक दुखद विफलता थी। उसके साथ खुद की तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह केवल एक व्यक्ति था। अन्य उम्मीदवारों की तुलना में उसके संसाधन नगण्य थे। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य बीस्ट टाइड के उन पर उतरने से पहले उपलब्ध कम समय में रक्षा की एक पंक्ति स्थापित करना था। चूंकि उन्होंने बीस्ट टाइड को रोक रखा था, इसलिए उन्हें समय के खिलाफ लड़ना था और नए शहर क्षेत्र के लिए आधार का निर्माण करना था ताकि वे बीस्ट टाइड की मजबूत लहरों से बचाव कर सकें और अंत तक खड़े रह सकें। वान बाओले एक अकेले व्यक्ति थे जिनके पास कोई संसाधन नहीं था। वह पूरे परीक्षण में एक संक्षिप्त उपस्थिति के बाद अपनी जेड स्लिप को तोड़कर टेलीपोर्ट करने जा रहा था। वह चयन से बाहर होने वाला था। वह अभी भी युवा है। यह विभिन्न राजनीतिक ताकतों के बीच की लड़ाई है। बिना किसी समर्थन के अकेले उम्मीदवार का जीतना संभव नहीं है। कोई संभावना नहीं है। ये वान बाओले यहाँ बहुत मूर्खता कर रहा है। यह एक तमाशा है। ये सही है। मैंने सुना है कि व्हाइट डियर दाव कॉलेज बहुत क्रोधित था। कॉलेज ने वास्तव में इथरियल दाव कॉलेज की खुलेआम आलोचना की। जबकि कमांड सेंटर में हर कोई आहें भर रहा था, विशाल पेड़ भावहीन बना रहा। वान बाओले की दूर की आकृति को देखते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी हंसी थी।
उसकी राय में वांग बाओले ने इस बार खुद को बहुत ज्यादा आंक लिया था। क्या उसे लगता है कि यह मिस्टिक लूना क्षेत्र है? वे या तो गहन चर्चा में थे या अपना सिर हिला रहे थे। राज्यपाल इसे जारी देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने एक आदेश जारी किया। क्रूज़ो को उड़ान भरने के लिए कहें। क्रूज़ो के दिव्य आयुध क्षेत्र में पहुंचते ही परीक्षण शुरू हो जाएगा। गवर्नर के आदेश जारी करते ही बंदरगाह में मौजूद सभी 10 क्रूज़र तुरंत सक्रिय हो गए। वे किसी भी समय उड़ान भरने के लिए तैयार थे। ली यी और अन्य उम्मीदवारों को सूचना मिली और वे तुरंत अपने क्रूज़र की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही ली यी अपने क्रूज़र में सवार हुई, उसने वांग बाओले को एक प्यारी सी मुस्कान दी। फिर वह अपने क्रूज़र में घुस गई। क्रूज़र की गोपनीयता में उसके अलावा कोई नहीं था। उसकी आंखों में कृपालुता और तिरस्कार साफ झलक रहा था। वह सुअर, उसने शाप दिया। ली यी उस पल बेहद खुश थी। उसने कल्पना की कि एक बार जब वह नए क्षेत्र की मेयर बन गई तो उसे हार्टलेस विलोआर्ट जारी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिरकार तब उसकी स्थिति बदल जाएगी। वह अब वांग बाओले के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकती थी। उसे न केवल ये घृणित लगा बल्कि शर्मनाक भी लगा। जब ली यी गहरी सोच में डूबी हुई थी तब झुओ यिक्सियन भी अपने क्रूज़र में सवार हो गया था। पूरे समय उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव था। वांग बाओले को घूरते हुए उसने अपनी आंखों में शत्रुता नहीं छिपाई। उसके विचार ली यी के समान थे। वह तिरस्कारपूर्ण और अभिमानी था। तुम 4 दाव कॉलेजों से स्नातक करने वाले कई लोगों में से सिर्फ एक हो। उनके समर्थन के बिना तुम सिर्फ कचरा हो। कोंग दाव ने अपनी घृणा और शत्रुता को खुले तौर पर प्रदर्शित नहीं किया। हालांकि उसने कभी भी वांग बाओले के प्रति कोई दोस्ताना भावना नहीं रखी थी। उसके सफ़ेद गधे के साथ जो कुछ हुआ था उसके कारण उसके विचार उसके प्रति और भी खराब हो गए थे। उसने वांग बाओले को एक ठंडी निगाह से देखा और फिर उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। अन्य उम्मीदवारों ने भी ऐसा ही किया। कुछ ने अपना मजाक नहीं छिपाया और वांग बाओले पर सिर हिलाया और हंसे। उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई जोकर हो। उन्होंने उस पर कोई और ध्यान नहीं दिया और अपने अपने क्रूज़र में सवार हो गए। वांग बाओले ने अपनी ओर निर्देशित इनमें से कुछ नज़रों को नहीं देखा। उसने दूसरों को साफ तौर पर देखा। इन नज़रों ने उसे और भी क्रोधित कर दिया। तो क्या हुआ अगर आपके पास रुतबा है और आपका परिवार आपका साथ दे रहा है? मैं खुद ही अपना साथ दे रहा हूँ। वांग बाओले ने अपनी झुंझलाहट को दबा दिया। उसने अपने दांत भींचे और अपने क्रूज़र की ओर चल पड़ा। वह और उसका गधा उस क्रूज़र में सवार हो गए जिसमें 10,000 लोग बैठ सकते थे। उसने अपने सामने की चौड़ी जगह को देखा और सोचा कि यह बहुत बढ़िया लग रहा है। कम से कम उसके पास जगह तो थी। 10 क्रूज़र उड़ गए और पूरी गति से भाग गए। वे मंगल ग्रह के जंगल में तेजी से आगे बढ़े और 6 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंच गए। जैसे जैसे वे पास आते गए, वांग बाओले का उत्साह बढ़ता गया। ये पहली बार था जब वह कॉलोनी शहर से इतनी दूर गया था। यात्रा में इतना लंबा समय लगा था। उनकी प्रगति धीमी थी क्योंकि दिव्य आयुध क्षेत्र की परिधि के आसपास मजबूत विघटनकारी विकिरण था। यह एक विद्युत चुंबकीय बल की तरह था जिसने क्रूज़र को नीचे खींच लिया। उनके पास धीमा होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्रूज़र के बाहर जोरदार टक्करें सुनाई दे रही थीं। 10,000 सीटों वाला क्रूज़र उड़ते समय अशांत रूप से हिल रहा था। हालांकि अगर कोई बाहर की ओर देखे तो उसे साफ आसमान दिखाई देगा और कुछ नहीं। वांग बाओले इस दृश्य को देखकर चौंक गए। जैसे जैसे क्रूज़र आगे बढ़ा, जमीन धीरे धीरे बर्फीले सफ़ेद मैदानों से लाल मिट्टी के खुले धब्बों वाली भूमि में बदल गई। वे अपने गंतव्य के जितना करीब पहुंचे, लाल मिट्टी उतनी ही चौंकाने वाली और उजागर होती गई। पूरी जमीन ऐसी लग रही थी जैसे वह ताजे खून से लथपथ हो। यह उन सभी के लिए एक परेशान करने वाला दृश्य था जो इसे पहली बार देख रहे थे। 1 और घंटा बीत गया। 10 क्रूज़र आखिरकार खून से लाल जमीन पर स्थिर रूप से आगे बढ़े। यात्रियों की आंखों के सामने पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देने लगीं। उनकी सांसें असमान हो गईं। आखिरकार वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। दिव्य आयुध क्षेत्र। यह मंगल ग्रह के ग्रह का केंद्र पेट था। यह मंगल ग्रह के कॉलोनी शहर से बहुत दूर था और पहाड़ों ने भूमि को ढंक रखा था। वह कब्रिस्तान जिसमें दिव्य आयुध छिपा हुआ था, पहाड़ों के बीच था। ऊंची चोटियों के बीच एक विशाल मैदान था। दूर से यह एक घाटी जैसा दिखता था। यह मैदान वह जगह थी जहां नया मंगल क्षेत्र बनाया जाने वाला था। मैदान के बीच में एक विशाल कब्रिस्तान था और एक रंगहीन चमकती हुई सील ने छेद को ढंक दिया था। इसने सुनिश्चित किया कि कब्रिस्तान में सब कुछ अंदर रहे। कोई भी कई भयानक दिखने वाले जानवरों को सील से सिर टकराते हुए देख सकता था। जब भी कोई चीज़ उससे टकराती थी तो सील चमक उठती थी। इसकी चकाचौंध भरी रोशनी आसमान को रंग देती थी। सीलबंद कब्रगाहों के अंदर से जानवरों की धीमी, निराश कर देने वाली दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। वे हवा में गूंज रही थीं। 10 क्रूज़र तेजी से आगे बढ़े। जहाज पर सवार सभी लोगों ने तुरंत ही जमीन पर कब्रगाहों के चारों ओर फैले 10 क्षेत्रों को देखा। 10 क्षेत्र एक दूसरे की सीमा पर थे और प्रत्येक क्षेत्र के बीच एक स्पष्ट सीमा थी।
प्रत्येक क्षेत्र के अंदर एक विशाल भूमि थी जो इमारतों से खाली थी, हालांकि कुछ क्षेत्रों में अजीबोगरीब पौधे उगे हुए थे। क्रूजर जल्द ही उतर गए। जैसे ही इंजन बंद हुए, लीली और अन्य उम्मीदवार अपने क्रूजर से कूद पड़े। उन्होंने अपने नौकरों का नेतृत्व किया और विभिन्न क्षेत्रों की ओर दौड़ पड़े। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले एक दूसरे से बात की थी और अपने लिए एक क्षेत्र का दावा किया था। सभी ने व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ना शुरू किया। सभी को पहले से तय किए गए क्षेत्रों को खोजने में कुछ ही क्षण लगे। एक पल की भी देरी नहीं हुई और उन्होंने तेजी से आदेश जारी किए। उनके नौकरों ने तुरंत अपने भंडारण कंगन से अनगिनत संसाधन निकाले और तेजी से निर्माण शुरू कर दिया। ये वही था जो वांग बाओले ने अपने क्रूजर से बाहर निकलते समय देखा था। 10 में से 9 क्षेत्रों में नौकर इधर उधर भाग रहे थे, विभिन्न निर्माण सामग्री और सामग्री निकाल रहे थे। भले ही वांग बाओले ने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, लेकिन वह ये दृश्य देखकर लार टपकाने से खुद को नहीं रोक सका। वे बहुत अमीर हैं, उसने बुदबुदाया, फिर आह भरी। उसने आखिरी परित्यक्त क्षेत्र देखा जिसकी किसी को परवाह नहीं थी। यह मृत खरपतवारों और सड़ते पेड़ों से ढका हुआ था। ये रेगिस्तान से भी अधिक बंजर लग रहा था। इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वांग बाओले आगे बढ़ा और पहले खरपतवार हटाने का फैसला किया। पहले कुछ झटके के बाद उसने पाया कि खरपतवार वास्तव में बहुत मजबूत थे। अगर उसके साथ और लोग होते तो ये ठीक होता, लेकिन अगर वह अकेला ऐसा कर रहा होता तो उसे इतने बड़े क्षेत्र से सारी घास साफ करने में बहुत समय लग जाता। ये बहुत ज़्यादा है। उन्होंने मुझे सबसे खराब जमीन छोड़ने से पहले मुझसे चर्चा भी नहीं की। वांग बाओले को दुख हुआ। उसका मन अपने निर्माण कठपुतलियों को बाहर निकालने का था, लेकिन उन्हें दिखाने का समय अभी नहीं था। वह गधे की ओर मुड़ा। अरे खाओ, वांग बाओले खांसते हुए बोला। गधे ने एक निवाला खाया और लगभग उल्टी कर दी। ऐसा करने से पहले उसने देखा कि वांग बाओले उसे शत्रुतापूर्ण नज़र से देख रहा था और वह डर गया। उसने दूसरे भीड़ भाड़ वाले और हलचल भरे क्षेत्रों को दुख से देखा और फिर हार मानकर अपना सिर नीचे कर लिया और अपना चबाना जारी रखा। 10 क्रूजर हवा में तेजी से ऊपर उठे। वे बीच हवा में मंडराते रहे और विभिन्न कोनों से फिल्मांकन शुरू कर दिया। उसी समय पूरे संघ में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई। तुरंत संघ भर में सैकड़ों हजारों परिवारों को विभिन्न मीडिया कंपनियों से संबंधित स्पिरिट स्क्रीन के माध्यम से दिव्य आयुध क्षेत्र का नज़ारा देखने को मिला। उन्होंने ली और अन्य लोगों को 9 क्षेत्रों में निर्माण कार्य में व्यस्त देखा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये भी देखा, वांग बाओले अकेले अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखे हुए गधे को घृणापूर्वक लात मार रहे थे क्योंकि वह धीरे धीरे घास चबा रहा था। उसकी एकाकी आकृति ने तुरंत और बलपूर्वक अनगिनत स्तब्ध दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। क्या हो रहा है? क्या वह मोटा है? वांग बाओले, क्या यह एक महान नायक जैसा दिखता है? वह जरूर होगा। ये समझाने का कोई और तरीका नहीं है कि वह अकेला क्यों है जबकि दूसरों के पास 10,000 लोगों का सेटअप है। और वह गधा, मुझे एक किंवदंती याद है जो गधे से शुरू होती है। संघ में हर दर्शक हैरान था। इस परीक्षण में संसाधनों में अंतर बस बहुत ही चौंकाने वाला था। अनगिनत लोगों से भरे व्यस्त क्षेत्रों की तुलना में वांग बाओले के पास केवल वह और एक गधा था। उसने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। हर शहर में हंगामा फैल गया। 4 दाव कॉलेजों के कई लोग भी लाइव स्ट्रीम का अनुसरण कर रहे थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे सभी दंग रह गए। व्हाइट डियर दाव कॉलेज के लोगों ने तुरंत अपनी नाराजगी दिखाई। कुछ लोगों ने मजाक भी करना शुरू कर दिया। जनता को खुश करने की कोशिश कर रहा है, उसे अपनी सीमाएं नहीं पता। इथरियल दाव कॉलेज में मौजूद लोगों की प्रतिक्रियाएं व्हाइट डियर दाव कॉलेज में मौजूद लोगों से बिल्कुल अलग थीं। लियू दाओबिन और दूसरे लोग वांग बाओले और उसके गधे को देखकर दंग रह गए थे, लेकिन लियू दाओबिन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने चुप भीड़ को देखा और तुरंत जयकारे लगाए। यही वह सबसे बड़ा सीनियर भाई है जिसे हमारे इथरियल दाव कॉलेज ने कभी देखा है। क्या तुम लोगों ने देखा? निडर रवैया, मानो ये घोषणा कर रहा हो कि वह अकेले ही 10,000 लोगों से मुकाबला कर सकता है। लियू दाओबिन ने भाषण की कुछ झलक पाने की पूरी कोशिश की और जोर से बोला। जैसे ही उसके शब्द निकले, भीड़ में से कई लोगों ने तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लियू दाओबिन को सम्मान की नज़र से देखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उसने इतना सुंदर भाषण दिया। इथरियल दाव कॉलेज के संप्रदाय के भगवान भी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे। उन्होंने अपना माथा पीट लिया। वे अवाक रह गए। उसी समय उसका दिल वांग बाओले के लिए तड़प रहा था, लेकिन वह केवल आहें भर सकता था। झुओ युफान और झाओ यामिंग भी अलग अलग स्थानों पर लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। उनके चेहरों पर निराशा थी, लेकिन आश्चर्य या सदमे का कोई संकेत नहीं था। वे पहले से ही वांग बाओले की हरकतों के आदी थे। पृथ्वी और मंगल के निवासी हंगामे में थे। दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के सभी शिक्षक और छात्र सुन रहे थे। जिन डुओजी की आवाज़ सबसे ऊंची थी, लेकिन लियू दाओबिन की तुलना में उसने जो कहा वह थोड़ा कम पॉलिश वाला लग रहा था। उसने वांग बाओले द्वारा प्रदर्शित की जा रही वीरता पर ध्यान केंद्रित किया था।
वांग बाओले ने लाइमलाइट चुरा ली थी और सभी की नज़रें अपनी ओर खींच ली थीं, लेकिन वह इस सबसे बेखबर था। वह ये भी नहीं सोच रहा था कि लाइव स्ट्रीम देखने वाले लोग कैसा महसूस कर रहे होंगे। वह खुद निराशा में उबल रहा था। वह गधे की घास खाने की गति से बेहद नाखुश था। उसने देखा कि 2 जोन उसके बीच में हैं। एक जुओ यिक्सियन का था, दूसरा मार्टियन सेना के एक उम्मीदवार का। बाद वाला बेशर्म था। उसके हर एक सेवक के पास 10 बाउले तोपें थीं। जब 100,000 बाउले तोपें एक साथ पंक्तिबद्ध हुईं तो उन्होंने एक शानदार नज़ारा पेश किया। ये यहीं खत्म नहीं हुआ। जुओ यिक्सियन और भी ज्यादा क्रोधित था। कुछ ही समय में उसके सेवक पागलों की तरह काम करने लगे और एक ऊंची शहर की दीवार खड़ी कर दी। दीवार धातु से बनी थी और काले रंग की थी। उसके 10,000 सेवकों ने निर्माण की प्रगति के साथ साथ कई अग्निदेव तोपों के साथ साथ अन्य बड़ी धर्म कलाकृतियों को भी साथ ले गए। ये स्पष्ट था कि उसके शहर के मॉडल में काफ़ी आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताएं होने वाली थीं। ये केवल बुनियादी ढांचा था। अन्य उम्मीदवारों ने भी कुछ ऐसा ही किया था। सबसे प्रभावशाली मॉडल जुओ यिक्सियन या मार्टियन सेना के उम्मीदवार का नहीं था, बल्कि ली यी का था। ली यी ने अपने 10,000 सेवकों को एक सरणी गठन स्थापित करने के लिए कहा था। दूर से जहां वह खड़ी थी, वहां प्रकाश की रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई एक विशाल डिस्क बना रही थीं, जो एक विशाल, शक्तिशाली स्पिरिट क्यूई को बाहर निकाल रही थी। इसकी चमक दिव्य आयुध कैटाकॉम्स पर लगी सील की चमक के साथ प्रतिध्वनित होती दिख रही थी। ये वास्तव में एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। सौभाग्य से मैं यहाँ आने से पहले तैयार था। वांग बाओले ने खुशी मनाई और खुद को सांत्वना दी। उसने अपने आसपास के 9 क्षेत्रों में हो रहे विस्तृत निर्माण को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन वह उन पर कुछ नज़रें डालने से खुद को रोक नहीं सका। उसने देखा कि कैसे उनके शहर के मॉडल की बुनियादी संरचना उनके संबंधित 10,000 सहायकों की मदद से लगातार बनती रही और वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। उसकी आंखें नम हो गईं और यह दृश्य देखकर उसका दिल कड़वाहट से भर गया। उसने मुड़कर देखा कि गधा सुस्त हो गया है। उसके बेपरवाह रवैये से क्रोधित होकर उसने उसे लात मारी। जल्दी करो, काम पर लग जाओ। गधे ने मुड़कर वांग बाओले को उदास नज़र से देखा, मानो उसे बिना वजह प्रताड़ित किया गया हो। वह बेसुध होकर घास को कुतरता रहा। समय लगातार बीतता गया। 1 घंटा बीत गया। पूरा संघ वास्तविक समय में देख रहा था कि ली और अन्य 8 उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में अपना काम जारी रखे हुए थे। उनके काम ने कुछ परिणाम दिखाए थे और यह स्पष्ट था कि उन्होंने जो बनाया था वह बीस्ट टाइड का सामना करने में सक्षम था। उनके पास संख्याबल था। हर कोई जानता था कि बर्बाद करने के लिए समय नहीं है और उन्होंने बिना समय गंवाए काम किया। जब क्षेत्रों में हलचल मची तो हवा में विस्फोटों और टकराव की आवाज़ें गूंजने लगीं। क्षेत्रों में शहर की संरचनाएं मजबूत और प्रभावशाली दिख रही थीं। वांग बाओले के क्षेत्र में वह अकेला रह गया और एक गधा लगातार ब्रेक चुराने की कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि आखिर में विद्रोह करने की स्थिति में आ गया। वांग बाओले की कई लातों के बावजूद उसने काम करना बंद कर दिया। इसके बजाय वह जमीन पर लेट गया और सूंघने लगा। वह अपने पैरों पर वापस खड़ा नहीं हुआ और इसके बजाय घास में लौटने लगा। संघ के निवासी अजीबोगरीब भावों के साथ देख रहे थे। वांग बाओले ने आह भरी। उसने अपने क्षेत्र के विशाल विस्तार और उसकी बंजर भूमि को देखा। फिर वह उस स्थान पर चला गया जिसे उसने पहले पाया था। वहां की जमीन थोड़ी नरम थी। जमीन का वह टुकड़ा खरपतवार से ढका हुआ था। गधा आलसी हो सकता है, लेकिन उसने उस जमीन के टुकड़े पर खरपतवार को खत्म करना शुरू कर दिया था। यही कारण था कि वह अपेक्षाकृत घास से मुक्त था। कुछ कदम चलने के बाद वांग बाओले ने फिर से आह भरी। उसने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट को थपथपाया और दिव्य आयुध क्षेत्र के बाहर से देखने वाले दर्शकों की स्तब्ध निगाहों के नीचे एक छोटी सी कुर्सी खींची। उसने कुर्सी को जमीन पर रखा और उस पर बैठ गया। फिर जैसे कि ऊब गया हो, उसने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से चिकन विंग्स का एक बैग निकाला और खाना शुरू कर दिया। कुछ दूर पर गधे की आंखें चमकने लगीं। वह वांग बाओले के सामने जाकर बैठ गया। वह बिना पलक झपकाए पंखों को देखता रहा और लार टपकाने लगा। वह चापलूसी करने लगा और उसकी दुम जोर जोर से हिलने लगी। तुम कुत्ते हो या गधे? तुमने ऐसी बेवकूफ़ी भरी आदत कहाँ से सीखी? अपनी दुम हिलाना, तुम शर्मिंदगी हो। वांग बाओले ने घूर कर देखा। फिर गधे की भावनाओं के बारे में सोचते हुए उसने अनिच्छा से पंखों की बची हुई चिकन हड्डियों को फेंक दिया। गधे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। जोर से कुरकुराते हुए उसने हड्डियों को चबाया और उन्हें निगल लिया। फिर वह अपनी दुम हिलाता रहा। पूरी घटना फेडरेशन में सभी ने लाइव स्ट्रीम पर देखी। वे वांग बाओले पर ध्यान दे रहे थे। जब उन्होंने उसे बैठकर नाश्ता करते देखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि हंसें या रोएं। इस तरह की हिम्मत किसी में होनी चाहिए जो इस मुश्किल समय में भी खा सके। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना मोटा है। ये वांग बाओले थोड़ा ज्यादा है। गधा इतना प्यारा है और उसने उसके काम में मदद भी की, लेकिन उसने उस पर सिर्फ हड्डियां फेंकी। मोटे ने गधे को हड्डियां देने से पहले ये भी जांच की कि उसमें कोई मांस बचा है या नहीं।
मेरा दिल गधे के लिए रोता है। संग भर के घरों में चौंकने की अनगिनत सांसें गूंज उठीं। इथरियल दाओ कॉलेज के संप्रदाय के भगवान ने अपनी हथेली माथे पर रखी, बिल्कुल अवाक। लियू दाओबिन भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने दिमाग को खपाया, फिर अचानक अपनी जांघ पर तमाचा मारा। यह मौत और खतरे से निडर आदमी का चेहरा है। बाकी सभी लोग घबराए हुए और डरे हुए हैं, लेकिन हमारे महान वरिष्ठ वांग बाओले शांत हैं। आपको लग सकता है कि वह खा रहे हैं, लेकिन सच में वह दुनिया को दिखा रहे हैं कि वह शांत हैं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उसे बुद्धि का वरदान मिला है। उसके पास एक योजना है। छात्रों ने सुना कि लियू दाओबिन ने क्या कहा था और उनकी प्रशंसा और सम्मान बढ़ गया। वांग बाओले के लिए नहीं, बल्कि लियू दाओबिन के लिए। लियू दाओबिन को लगा कि उसने भी काफ़ी जल्दी प्रतिक्रिया दी थी और खुद पर प्रसन्न था। फिर जब कोई और नहीं देख रहा था, उसने जल्दी से अपनी आवाज़ संचारण रिंग चालू की और उसमें फुसफुसाया, अब और मत कहो, मैं वांग बाओले का बहुत बड़ा ऋणी हूँ। भले ही ली पर ऑड्स 3 से 1 हों और उसके 1000 से 1 हों, फिर भी मैं वांग बाओले पर 10 स्पिरिट स्टोन लगाने जा रहा हूँ। ली पर भी 1000 स्पिरिट स्टोन लगाने में मेरी मदद करो। न्यूमाज रीजन ट्रायल के पैमाने और इससे मिलने वाले ध्यान के कारण फेडरेशन में शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाले कई महत्वपूर्ण व्यक्ति उभरे और इस आयोजन के लिए अस्थायी जुआघर स्थापित किए। इसकी खबर पूरे फेडरेशन में फैल गई। आम लोगों और साधकों दोनों को इसमें भाग लेने की अनुमति दी गई। वांग बाओले के लिए ऑड्स 1000 से 1 था, जबकि ली के लिए 3 से 1 था। जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ा, अधिक से अधिक दांव लगाए गए। वांग बाओले की तुलना में सबसे लोकप्रिय सट्टेबाजी विकल्प ली था। समय लगातार बीतता गया। वांग बाओले और उसके गधे ने चिकन विंग्स के 10 बैग खा लिए थे। तभी 10 उम्मीदवारों के संबंधित क्षेत्रों के बीच में स्थित सीलबंद दिव्य आयुध कैटाकॉम्ब के भीतर से एक गगनभेदी गड़गड़ाहट हुई। ये गड़गड़ाहट की तरह बहरा कर देने वाला था। जैसे ही यह हवा में गूंजा, ली और अन्य उम्मीदवारों के चेहरों पर एक उदास भाव दिखाई दिया। उन्होंने आदेश दिए और उनके लोगों का एक हिस्सा बाकी लोगों से अलग हो गया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। वे सभी जानते थे कि असली परीक्षण अभी शुरू हुआ था। वांग बाओले ने भी अपना सिर उठाया और इधर उधर देखा। ठीक उसी क्षण दिव्य आयुध प्रलय पर लगी सील काफी पतली हो गई। सील में छेद दिखाई दिए। तुरंत प्रलय से जानवरों की चीखें और दहाड़ें फूट पड़ीं। भयावह दिखने वाले जानवर, जो आंशिक रूप से सड़ने की स्थिति में थे, प्रलय से बाहर रेंगते हुए निकले। पागलपन और हिंसा ने उनकी आंखों को रंग दिया। वे हिंसक लहरों की तरह तेजी से बाहर निकले।